एवं श्री बाबूलाल जी सुराना से दोनों को हमारी एक शील्ड देकर प्रदान करें दोनों को। और नारायण जी कृपया आगे आइए। नारायण जी और शिवचरण भाई जी से निवेदन है दोनों को पुस्तक बुक हमारे विनय भाई की विशेष रूप से रहता है तो पुस्तक से सम्मानित करें। नारायण जी अग्रवाल अर्जुन जी भूत कृपया दोनों डॉक्टरों का, डॉक्टर अजय जैन का और डॉक्टर पीयूष देसाई का सुधा भाभी आगे जाइए। अब मैं विनय भाई से निवेदन करूँ बहुत ही सूक्ष्म स्पीच देंगे तो वो हमारे डाटा बैंक हैं और बहुत टेक्निकल हैं तो विनय भाई की बहुत ही शॉर्ट स्पीच रहेगी। उसके बाद डॉक्टर अजय जैन थायराइड के ऊपर अपना प्रोग्राम देंगे और उसके बाद डॉक्टर पीयूष भाई देसाई। भाई और बहनों मित्रों सबको मेरा नमस्कार। अग्रवाल विकास ट्रस्ट और जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति द्वारा संचालित ये 8वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। मैं खास करके डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर अजय दोनों सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने अपना टाइम निकाला और ये सेमिनार कंडक्ट करने के लिए हाँ कहा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे कलीग फ्रेंड्स निर्मलेश जी आर्या, श्रीकांत जी, अतुल बांगड़ और जो पूरी टीम है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक प्रोवर्ब से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago and the next best time is today। अपने रिग्रेट करते रहते हैं जीवन में कि 20 साल पहले क्यों नहीं प्लांट किया। बहुत से लोग रिग्रेट करते हैं कि कल हमने हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं किया। कल तो इट इज पास्ट, इट इज गॉन, लेकिन आज से तो आप कर सकते हैं ना। तो टुडे इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्री। आज जो भी ऑडियंस आया उनको कंग्रेचुलेट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ट्री को प्लांट किया। सेकंड, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है लूजी हे, उसने एक बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें वो एक ही बात संक्षिप्त में बोलती है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज पोटेंशियल टू हील हिज लाइफ इन फिजिकल एंड मेंटल वे बोथ। लेकिन वो अपने क्यों नहीं कर पाते? वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोलती है कि इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वी हैव स्टॉप्ड लविंग आवरसेल्व्स। हम स्वयं को प्यार करना छोड़ दिए। वो कहती है जैसे अभी कोई स्मोकिंग करता है तो व्हाट इज इट कि वो खुद से प्यार नहीं कर रहा है। आज वो हेल्थ सेमिनार अटेंड नहीं करता है तो प्रोबेबली उसको पड़ी नहीं है, वो खुद से प्यार नहीं करता है। जिस दिन अपने खुद से प्यार करने लग जाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक बात मैं हरदम बोलता रहता हूं, आज फिर रिपीट करता हूं कि ऐसे सेमिनार में अपने को क्यों आना चाहिए। कंसल्टिंग रूम में आपको ये कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर अजय कंसल्टिंग रूम में ये करना चालू कर देवे तो वो एक दिन में 2 या पेशेंट को देख पाएंगे और उनका अपॉइंटमेंट अपने को 2025 का मिलेगा। तो आप तो नहीं चाहते कि 2025 का मिले, आपको कल का अपॉइंटमेंट मिले, इसके लिए सेमिनार है। अब नवनीत तो अपनी वो थ्योरी लगाता ही है, वो बोलता है कि मैं तो इंटरनेट में देख लूंगा, मैं आके क्या करूंगा 3 घंटे। मैं उसको एक ही बात बोला कि इंटरनेट में तू खो जाएगा, यू विल एंड अप गेटिंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये तो इनका 20-20 साल का 15 साल का कॉन्सेंट्रेटेड जूस आपको दिया जा रहा है 1.5 घंटे में, वो आपको इंटरनेट में कभी नहीं मिलेगा। चौथी बात ये बोलना चाहता हूं कि आज इंडिया में 62 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है एंड दैट फिगर विल टच 100 मिलियन वेरी सून। तो डायबिटीज यहां आया हुआ हर इंडिविजुअल मे बी वो डायबिटीज से इफेक्टेड है या उसका फ्रेंड या उसका कोई रिलेटिव, कोई ना कोई तो इफेक्टिव है। कुछ लोगों ने मेरे को कहा आपने हमको बुलाया तो है लेकिन मेरे को तो डायबिटीज है ही नहीं। तो क्या कोई लाइफ लॉन्ग गारंटी है? नहीं होगी। सेमिनार में दोनों चीज होती है, प्रिकॉशन और हो जाए तो क्या करना। इट इज नॉट ओनली कि जिसको है
को क्या करना, और फिर आपको भी नहीं है और आपके नियर एंड डियर वंस को है, उसकी लाइफ में अगर आप कुछ भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो वो भी तो बहुत बड़ी चीज है। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक एम रखा है कि अगले 10 साल में अपनी इकोनॉमी को ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और वो बोलते हैं इसके लिए वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि वी हैव अ वेरी यंग नेशन। इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, दैट इज द मीडियन एवरेज ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया। लेकिन यंग के साथ मैं एक चीज ऐड करूंगा, वी नीड यंग एंड हेल्दी नेशन। और हेल्दी तब हो सकते हैं कि अपने खुद और अपने नियर एंड डियर वंस को जो भी एक्सपीरियंस इन सेमिनार से मिलता है वो शेयर करें और अपलिफ्ट करें। और यही चीज बड़े लेवल में, ऑल इंडिया लेवल में हो तो वी कैन हैव अ मच मोर हेल्दी नेशन, और जो प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है वो अपने अचीव कर सकते हैं। लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि नॉलेज हैज टू बी इंप्रूव्ड, चैलेंज्ड एंड इंक्रीज कॉन्स्टेंटली और इट वैनिशेस। थैंक यू। अब मैं अजय जैन जी को वेलकम करूंगा कि आपने थायराइड से स्टार्ट करें, थायराइड के कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ग्रंथियां होती है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ये हमारे गले में होती है, और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये थायराइड हार्मोन T3 T4 बनाती है। पेट के अंदर जो ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर होती है, ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाती है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह रेगुलेट करता है। लेडीज के अंदर ओवरीज नाम की ग्रंथि होती है जो ईस्ट्रोजन बनाता है, और मेल के अंदर टेस्टिस नाम की ग्रंथि होती है जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इन सब ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि है। मैं अभी थायराइड के बारे में ही बोलना चाहूंगा। ये थायराइड की ग्रंथि जो होती है ये गले में सांस नली के ऊपर होती है। ये हार्मोन T3 और T4 नाम का हार्मोन बनाती है। ये थायराइड के हार्मोन का क्या काम है, ये थायराइड का हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमने अभी नाश्ता किया, जो भी हमने खाना खाया, उससे ये एनर्जी निकालती है। उस एनर्जी से हमारी बॉडी का सारा काम होता है। ये हमारी नॉर्मल एनर्जी दिन भर में 24 घंटे में जो एनर्जी चाहिए, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट करते हैं, वो प्रदान करती है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना के रखती है, जो हमको टेम्परेचर, अगर यही ग्रंथि हमारी कम काम करने लगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हमारे को भूख लगाती है, यही बच्चों का ग्रोथ और विकास करती है। यही हार्मोन थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक बच्चा, छोटा बच्चा 3 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल लंबा होता है, उसका लड़की का डेवलपमेंट, लड़के का सेक्सुअल मैच्योरेशन, सब ये थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जन्म से लेकर 3 साल तक बच्चे का विकास होता है ब्रेन का। ये हार्मोन उस विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को रखने के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर मान लो यही हार्मोन की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो लेडी को मिसकैरेज मतलब गर्भ गिर भी सकता है। तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड की बीमारियां बहुत सिंपल है, इलाज बहुत सस्ता है, टेस्ट बहुत अच्छे हैं, पर मैं यही अपने लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें ईमानदारी से उसका ध्यान रखना चाहिए और ये करना चाहिए। तो इसका मतलब है क्या थायराइड हर जगह काम करता है? मैं यही कहना चाहूंगा कि थायराइड हार्मोन का हर जगह रोल होता है। हम सांस ले रहे हैं तो भी हमारा थायराइड हार्मोन का रोल है। अगर यही हार्मोन अगर कम हो जाए तो सांस की गति थोड़ी धीरे हो जाती है। हमारा दिल धड़क रहा है, सबका दिल धड़क रहा है, यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस दिल को धड़कने के लिए। अगर यही हार्मोन कम हो जाए तो दिल की धड़कन कम हो जाती है। हमारा प्रॉपर खाना पचना भी इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यही हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो बार बार लेटरिन लग सकती है, हमारी इतनी ब्यूटीफुल स्किन चमकती है, चमड़ी चमकती है। ये थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखेंगे इस डाटा के अंदर थायराइड की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी के, हम डायबिटीज को बहुत महत्व देते हैं। डायबिटीज, अभी पीयूष भाई डायबिटीज के बारे में बताएंगे। डायबिटीज की हम बहुत महत्व देते हैं। डायबिटीज क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस करती है इसलिए अपन उसके थोड़ा ज्यादा डरते हैं, परंतु थायराइड की बीमारी ज्यादा कॉमन है। इसका एक वो होता है, थायराइड की ग्रंथि को ज्यादा काम करने को हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, और थायराइड कैंसर भी होते हैं। परंतु मैं एक डराना नहीं चाहता हूं
थायराइड का जो कैंसर वैसे तो इंसिडेंस इतने ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सिंपल कैंसर होता है, जानलेवा नहीं होता है। अगर आपकी उम्र भगवान ने 80 साल रखी है तो 80 साल ही रहेगी। बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, कोई महंगा इलाज भी नहीं होता, तो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, परंतु सिर्फ हमको ढंग से उसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो थायराइड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। थायराइड की ग्रंथि अगर कम काम करती है तो उसे हम वर्ड कहते हैं हाइपोथायराइड, और यही थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा बने तो हम वर्ड कहते हैं हाइपरथायराइड, मतलब ज्यादा काम करना। थायराइड, ये मैंने जैसा बताया, ये थायराइड की ग्रंथि तितली बटरफ्लाई की जैसा है, ये गले में है और ये T3 T4 नाम का हार्मोन बनाता है। जनरली ये T4 का हार्मोन ज्यादा बनाता है और ये T4 बाद में बाहर निकल के T3 में कन्वर्ट होता है। सारा बॉडी का फंक्शन जनरली T3 करता है, परंतु हम सिंपल वर्ड में कहें तो T3 T4 नाम का हार्मोन बनाता है, और ये हार्मोन इन टर्म ये हमारे सारे बॉडी में काम करता है, हमारा टेम्परेचर बनाना और ये सब। अगर यही ग्रंथि थायराइड की अगर कम काम करने लगे तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, कभी किसी व्यक्ति को बहुत थकान लगती है, बहुत किसी लेडीज का बहुत तेजी से बाल झड़ते हैं, अगर कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, आपको भूख नहीं लग रही, आपकी चमड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको ठंड लग रही है। नॉर्मली क्या होता है, अपन घर में देखेंगे सब जने पंखे में सो रहे हैं, पर अगर अपन पाए कि कोई एक घर का सदस्य वो पंखा बंद कर देता है, वो चादर ओढ़ के सो रहा है, इसका मतलब है कि उसको ठंड ज्यादा लग रही है, तो ये थायराइड के लक्षण है। एक सिंपल, क्योंकि 100 में से 70% लोगों को तो अभी मालूम ही नहीं है कि थायराइड की उनको प्रॉब्लम है, 30% लोगों को ही डायग्नोज हुआ है। पर अगर आपको इस तरह के कभी भी लक्षण लगे तो हमको थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। थायराइड का टेस्ट आजकल 200, 300, 400 रुपए में अवेलेबल है, छोटी लैब, बड़ी लैब, बड़ा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, सब जगह अवेलेबल है। तो ताकि हम उसको जल्दी से, ये लक्षण कभी भी आपको ऐसे उत्पन्न होते हैं तो हमको तुरंत अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के अंदर थायराइड की वजह से डिप्रेशन भी रह सकता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, तो ये सब एक कॉमन लक्षण है। कारण क्या होते हैं, अभी भी मैं कारण यही बताना चाहूंगा कि आयोडीन की कमी, फॉरेन कंट्री में तो आयोडीन की कमी नहीं है, पर फिर भी अभी अपने 50% लोगों को आयोडीन की कमी के वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और जैसे हिली एरिया में आयोडीन कम होता है, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक बीमारी होती है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, वो भी काफी कॉमन है। पर मेन तो अपन जो ट्रीटेबल कॉज है, हमको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। अपन शहर में लोग तो अपन टाटा नमक, कैप्टन को और ये आयोडाइज सॉल्ट ही खाते हैं, पर अभी तक गांव में भी लोग वही मोटा नमक खाते हैं, उसको पीस के खाते हैं, वो एक ठीक नहीं है वो, क्योंकि यही आयोडीन हमारे को थायराइड बनाने में काफी मददगार होता है। तो आयोडीन की कमी, कुछ एंटी डिप्रेसेंट, लिथियम नाम की एक होती है, उसके अंदर भी हो सकता है। और कई बार हम जन्म वाले बच्चे भी थायराइड के बहुत सारे देखते हैं, जन्म के बच्चे भी थायराइड हो सकता है। वो जनरली उसका जो एंजाइम्स जो इस हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो जैसे मैंने कारण बताया, आयोडीन का डेफिशिएंसी, और दूसरा हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। फॉरेन में हाशिमोटोस ज्यादा कॉमन है, स्टिल अपने इंडिया में किसको ये सोचना चाहिए कि मेरे को थायराइड है? एक तो लेडीज को ज्यादा सोचना चाहिए उनको थायराइड है, क्योंकि 7-8%, अगर मान लो 10 जने हैं तो उसमें से आप देखेंगे 8 या 9 तो लेडीज हैं और 1 या 2 जेंट्स को थायराइड की बीमारी होती है। तो लेडीज में बहुत कॉमन है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर को अगर थायराइड है, सिस्टर को है, बुआ को है, तो उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको कभी इस प्रकार के मैंने लक्षण जो बताए, कब्जियत लग रहा है, बाल गिर रहे हैं, मासिक अनियमित हो गया है, बॉडी दुख रही है, सूजन आ रही है, तो जाके ठीक है एक थायराइड का टेस्ट करा लो, महंगा नहीं है तो वो करा सकते हैं, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है। जिसको अगर मान लो गठिया की बीमारी है, उन लोगों को भी चांस होने के ज्यादा चांसेस है। या जिसको टाइप 1 डायबिटीज मतलब 30 साल के नीचे जिसको डायबिटीज है उसके अंदर है, और जिसके अंदर सफेद दाग है, विटिलिगो, उनके अंदर भी ज्यादा चांसेस है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल के ऊपर हम होते हैं, आप देखेंगे 15% चांस हो जाता है थायराइड की बीमारी होने का, काफी कॉमन हो जाता है। तो एक उम्र वाले लोगों को भी, हमारे ऑर्गन धीरे धीरे काम कम करते हैं, तो एक उम्र वाले लोगों को भी थायराइड का प्रॉब्लम कराना चाहिए। भाई अगर किसी को डिप्रेशन है उसको भी चांसेस ज्यादा है, प्लस कोई मन बुद्धि वाले बच्चे या कोई शॉर्ट हार्ट की लड़की, जिसे हम टर्नर मेडिकल की भाषा में कहते हैं, परंतु उनको अंदर भी काफी कॉमन है। एक बार हमको लगता है कि हम एज ए डॉक्टर या आप लोग भी कैसे पता लगाएं कि अगर मान लो हमको ये
कब्जियत का लक्षण, बाल गिरने का लक्षण मिलता है तो हम डॉक्टर को मिलते हैं। हम डॉक्टर लोग पेशेंट की गर्दन का थायराइड का एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं। कभी कभी अगर मान लो गले के अंदर कोई गांठ है तो हम सोनोग्राफी भी कराते हैं, और गांठ है तो फिर सुई का जांच, ये FNAC वर्ड है, ये हम सुई डाल के भी उस गांठ का जांच कराते हैं। तो थायराइड का बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल स्टेप है, सिंपल हम अगर स्टेप फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो मैं वही बताना चाहूंगा, ये हार्मोन T3 T4 कम हो जाएगा हाइपोथायराइड में, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो इसको रेगुलेट कर रही है TSH ये ज्यादा हो जाता है। मैं ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, एक गोली सुबह उठ के भूखे पेट खानी है और हो सके तो उसके साथ कुछ और नहीं खाना है। जनरली आयरन, कोई प्रेग्नेंट लेडी आयरन खाती है, कैल्शियम खाती है, तो उनको इस गोलियों को इस गोली के साथ मिक्स नहीं करना है क्योंकि वो इसका एब्जॉर्प्शन कम करती है। हो सके तो थायराइड की गोली भूखे पेट ही खाएं ताकि उस गोली का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, उसके साथ कोई दूसरी दवा ना खाएं, और खाने का आधे घंटे का गैप रखें, गोली खाने के और आधे घंटे का गैप रखें। जनरली हम इसको जैसा पेशेंट की कमी होती है उस हिसाब से हम डोज देते हैं। अगर कोई व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, 65 साल के ऊपर है, 70 है, और या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम जनरली कम डोज से चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाते हैं। ठीक, अगर मान लो कोई डॉक्टर ने ढंग से अगर इसका इलाज नहीं किया, ज्यादा अगर दे देते हैं तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी और हार्ट रेट बढ़ना हो सकता है। और अगर इसका प्रॉपर इलाज, अंडर रिप्लेसमेंट मतलब कम हम इसका इलाज कर रहे हैं, ढंग से इसकी दवा को हम नहीं दे रहे हैं, तो वही थायराइड की प्रॉब्लम बरकरार रह सकती है। तो बिल्कुल इसको नाप तोल के ढंग से हम इसका इलाज करते हैं। अगर ज्यादा इलाज कर दें तो मैंने यही बताया डायग्राम के हिसाब से, हार्ट की गति तेज हो सकती है अगर दवा ज्यादा हो जाए तो, बार बार लैट्रिन हो सकती है, लेडीज के अंदर मासिक में अनियमितता आ सकती है, वजन कम हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, तो ये सब कारण है। जनरली एक बार हम दवा चालू कर देते हैं तो पेशेंट को हम 1.5-2 महीने बाद बुलाते हैं, फिर वापस टेस्ट करते हैं और उसके लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। परंतु कोई पेशेंट को बीच में भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को तो अभी भी कमजोरी लग रही है, अभी भी मेरा वजन बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी अगर लेडीज को हो गई तो उसे वापस हम बीच में भी टेस्ट करते हैं और डोज को वापस एडजस्ट करते हैं। या किसी आदमी ने दवा बंद कर दी या बीच में कोई उसकी मिस हो गई तो अपन बीच में भी टेस्ट करके उसकी डोज को रीसेटल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर थायराइड का इलाज नहीं कराए, नहीं करे, अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी थायराइड की गोली नहीं खा रही है तो उसके बच्चे का मस्तिष्क का डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। अगर कोई बच्चा 3 साल, 5 साल, 15 साल, 10 साल जिसको थायराइड की बीमारी है, वो अगर दवा नहीं खाएगा तो उसकी लंबाई पे, उसके लेडीज के और जेंट्स के सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। कोई बड़ा आदमी अगर दवा नहीं खाता है तो मिक्सिडीमा कोमा, मतलब उसको थोड़ा सा बेहोशी की भी हालत हो जाती है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है ये डायबिटीज जैसा, सब कुछ एकदम फास्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। धीरे 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 ये अपना खराब काम करता रहता है। तो थोड़ा सा इतना इलाज का कीमत भी आप देखेंगे तो 50-100 रुपए महीना ही होता है थायराइड की अगर गोली का, 1 रुपए की एक गोली आती है, टेस्ट भी इतना सस्ता है, तो हमको अपना इलाज कराना ही चाहिए और इतना वो भी नहीं सोचना चाहिए। अगर मान लो हम ढंग से इलाज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांस बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। थायराइड के प्रॉब्लम को जनरली 2 तरह का बीपी होता है, आप सब लोग जानते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, एक ऊपर का एक नीचे का। तो जनरली नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके अंदर बढ़ता है और जोड़ों की तकलीफ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। डायबिटीज जितना इतना खराब नहीं है, उसमें तो एकदम लकवा, हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है, इतना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जाएगा और थोड़ा थोड़ा बहुत लंबे समय में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। एकदम कभी भी थायराइड की बीमारी हुई तो दुखी नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। वैसे तो आदमी सब समझ जाता है, पढ़ लेता है, दोस्तों से समझ लेता है और दूसरे पेशेंटों से, पर शुरू में भी पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गोली हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़े, पर आपकी लाइफ तो जैसी आज थी वैसी ही नॉर्मल रहेगी, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अगर मान लो कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको थायराइड का टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि काफी 14% ऑफ पेशेंट जो जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है उनको थायराइड हो सकता है।
तो ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो एक बार थायराइड का टेस्ट कराकर देख सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है तो थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट को ज्यादा कम हो रहा है। किसी लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, तो थायराइड का टेस्ट कराकर देखना चाहिए। वैसे गायनोकोलॉजिस्ट कराती ही है, करने देखना चाहिए, उसकी वजह से तो नहीं है। थायराइड के लिए जनरली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेनियम, आयोडीन और टायरोसिन। ये 3 नाम के द्रव्य जो थायराइड हार्मोन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम अगर नॉर्मल फल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, अखरोट, बादाम खाते हैं, तो ये सब अपन को मिलती है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। आप सब लोग कहते हैं कि भाई थायराइड में पत्ता गोभी नहीं खाएं, कैबेज और सोया प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, ठीक है, परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर अपन खाते हैं तो ये एक होता है गोइट्रोजन, मतलब एक कोई केमिकल बनाता है जो आयोडीन को काम नहीं करने देता और उसकी वजह से हार्मोन नहीं बनेगा। परंतु अगर अपन थोड़ी मात्रा में खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, हफ्ते में 1 आध बार खाते हैं, तो चलेगा। ये तो बहुत ज्यादा कैबेज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लमेटिक है। पर कभी कभी ना, पर बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेशेंट एकदम छोड़ देता तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको हम कम से कम 3 बार तो प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट करते ही हैं, और कई बार ज्यादा भी अब भी करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में कई बार पहली बार ही पता चलता है थायराइड है। अगर मान लो बहुत कमजोरी लग रही है आपको प्रेगनेंसी में, बहन को, उसको कब्जियत रह रही है, उसको प्रॉब्लम्स विद मेमोरी हो रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, तो प्रेग्नेंट लेडी में हमको ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी की फैमिली में थायराइड है, वो प्रेग्नेंट बनना चाहती है, तो एक बार पहले ही थायराइड का टेस्ट करा के फिर प्रेगनेंसी करे तो बहुत अच्छा रहता है। और एक बार बच्चा डिलीवरी भी हो जाता है, उसका भी हम 4थे से 10वें दिन में, अगर मदर को थायराइड है तो जरूर थायराइड करते हैं। फॉरेन कंट्री में तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, अमेरिका में तो कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसका वो थायराइड टेस्ट करते ही है। पर अपने इंडिया में चलो ठीक है, वी आर नॉट सो रिच, हम इतने पैसे वाले नहीं है, तो माँ को अगर थायराइड है तो बच्चे का तो हमको थायराइड का टेस्ट कराना ही चाहिए, ताकि हम जल्दी इलाज चालू कर सकें, ताकि बच्चे का विकास, मगज का पे असर नहीं पड़े, हमको एक स्वस्थ तेज माइंड का बच्चा मिले। जैसे साहब ने अभी बोला था कि हमको वी वांट हेल्दी पीपल्स, हेल्दी विद गुड इकोनॉमी, वी वांट हेल्दी पीपल। ठीक है, अगर मान लो अगर हम ढंग से इलाज नहीं करते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी में भी बच्चा गिरने का काफी चांस हो जा सकता है, बीपी बढ़ सकता है, पोस्टमार्टम ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के अंदर भी कम वेट का बच्चा भी हो सकता है, ज्यादा वेट का भी हो सकता है, और उसको बाहर निकलने के बाद सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक वर्ड होता है पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस। मैं तो सिंपली समझाना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी जनरली थायराइड की बीमारी लेडीज में होती है और ये डिलीवरी के बाद ही आती है। कोई भी बहन को अगर डिलीवरी के बाद ऐसा लग रहा है कि वो वजन उसका कम नहीं हो रहा है, वजन जितना उतना ही है या बल्कि और बढ़ रहा है, तो उसको प्लीज थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्योंकि ये और उस वक्त बहुत ज्यादा चांस होता है, आप जनरली किसी भी लेडीज की अगर यहाँ पर की थायराइड है, उनकी अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो जनरली आप पाएंगे कि उनको डिलीवरी के बाद ही ये प्रॉब्लम आई होती है जनरली। और हम उसका, और काफी लोगों के अंदर तो ये जो प्रेगनेंसी के बाद जो थायराइड आता है वो काफी उसमें सुधारा भी आ जाता है काफी लोगों में, कुछ लोगों में ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक बात और कहना चाहूंगा कि मदर से ये थायराइड का हार्मोन बच्चे को जाता है, क्योंकि बच्चा जनरली 12 वीक 3 महीने बाद ही उसका थायराइड की ग्रंथि का विकास होता है, तो मदर पे डिपेंड होता है अपने थायराइड हार्मोन के लिए, अपने खाने के लिए, सब माँ पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ईमानदारी से अपनी दवा थायराइड की लेनी चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर नहीं तो अगर मान लो वो थायराइड का हार्मोन ढंग से नहीं लेगा तो बच्चे का मस्तिष्क पे, विकास पे उसका फर्क पड़ता है। अगर मान लो थायराइड के बच्चे जिनकी मदद ने नहीं लिया तो इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, देखेंगे आप, जीभ मोटी है, नाक मोटी है, सूजन आ रही है, इस तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये बच्चा है, मैं एक डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ, जिसको थायराइड था, जन्म पे थायराइड था, और फिर हमने उसका इलाज किया तो काफी उसमें सुधारा आ जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि अपना सिंपल खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं। और ये कैबेज और ये भी ठीक है, थायराइड में अवॉइड करनी चाहिए बहुत, पर इतना ज्यादा भी नहीं है।
तो ये तो मैंने आपको एक हाइपोथायराइड, ये थायराइड की ग्रंथि कम काम करने के बारे में एक जानकारी दी थी। अब है कि थायराइड की ग्रंथि अगर ज्यादा काम करने लगे तो क्या होता है। ये भी फीमेल्स में ज्यादा होती है, 2% फीमेल, 0.2% मेल, और मोस्ट इनके कारण होते हैं ये, जैसे आप देखेंगे लार्ज, ये ग्रेव्स डिजीज करके एक मेडिकल टर्म है, या इसमें कोई गांठ हो जाती है, ये नोडुलर गोइटर है, इसकी वजह से ये ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है, ये हार्मोन ज्यादा बना रही है। ये अगर हार्मोन ज्यादा बनाती है तो आंखों पे भी असर आता है, आंखें बड़ी हो जाती है, बाहर आ जाती है, आंखों में लाल लाल हो जाती है, आंखों में पानी गिरने लगता है। कभी आपको ऐसा लगे तो थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, आपका वजन, और तो ये भी आंखों पे भी असर आता है। अगर थायराइड की ग्रंथि काम करती है तो पैरों पे भी असर आता है, ये लोअर पार्ट ऑफ पैर है, या थायराइड डर्मोपैथी कहलाती है। उंगलियां भी बहुत, अगर हम ध्यान नहीं दें तो उंगलियों के नेल्स और उंगली भी मोटी हो जाती है। तो ये जनरली होता है, वजन तेजी से कम हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है, और हार्ट रेट तेज हो जाती है, घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, गुस्सा बार बार आता है, बहुत गर्मी लगती है, आदमी एसी में, पंखे में बैठा रहता है। तो ये सब थायराइड की ग्रंथि का ज्यादा काम करने के लक्षण है। डायग्नोसिस के लिए 15 मिनट है, थैंक यू। तो हम इसको थायराइड को डायग्नोस करने के लिए, थायराइड को इसको डायग्नोस, ये ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है तो हम T3 T4 का हार्मोन का लेवल का टेस्ट करते हैं। अगर ये T3 T4 लेवल हार्मोन ज्यादा है और TSH कम है तो इसे हम हाइपरथायराइड कहते हैं। हाइपरथायराइड मतलब ग्रंथि ज्यादा काम करना। एक इसको और डायग्नोस करने के लिए थायराइड स्कैन, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हमारे सूरत में ज़ुरकॉन लैब करके एक उदना पे है, वहां पर होती है। इस तरह की फैसिलिटी थायराइड स्कैन की बड़ौदा तक में नहीं है, या तो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत में है। ये डायग्नोसिस करने के लिए ये होता है। ये तो आप देखेंगे कि नॉर्मल थायराइड है, और ये है कि इसने ग्रंथि ने ज्यादा लिया, इससे हमको आराम से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है। कई तरह की दवाई अवेलेबल है, न्यूमर्काजोल, अगर यहाँ पर कोई पेशेंट हो, बहुत कॉमन दवा है, कई सालों से है, काफी लोग इससे ठीक हो जाते हैं, 60% लोग ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर दवा से भी अगर वो ठीक नहीं होते तो एक इसमें आयोडीन के ऊपर रेडिएशन लगा देते हैं। हम जानते हैं थायराइड आयोडीन लेता है तो उस पर रेडिएशन लगा के आयोडीन अब्लेशन कर देते हैं, जो ज्यादा ग्रंथि काम कर रही है उसको कम कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं हम। और इसकी वजह से ये एक बार का इलाज है, ये अपन इसको कैंसर से रिलेट नहीं करना चाहिए। एक बार ही देते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं देते हैं, थोड़ी मात्रा में ही देते हैं, ये ग्रंथि एकदम ठीक हो जाती है, पेशेंट हमेशा के लिए एकदम ठीक हो जाता है। 70-80% लोग एक ही डोज के अंदर ठीक हो जाते हैं, जिसके अंदर ये थायराइड ज्यादा काम कर रहा होता है। जनरली थायराइड के पेशेंटों की ऑपरेशन बहुत कम होता है। कभी भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपको कोई डॉक्टर कहे कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा, आप समझ लेना वो मिसगाइड ही कर रहा है। अगर आपको ठीक है कैंसर है तो ऑपरेशन कर दे, या कोई थायराइड की ग्रंथि बहुत मोटी हो गई है, वो सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, खाने में आपको तकलीफ हो रही है, तो ये ऑपरेशन एक विकल्प है। वरना थायराइड की ग्रंथि दवाइयों से ही मैनेजेबल है, बहुत सस्ता इलाज है। कभी भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन की बात करे, ऐसी बात करे तो बहुत कम कारण है, बहुत कम इंडिकेशन है, बहुत कम बातें हैं जिसके अंदर थायराइड का ऑपरेशन होता है। एक जैसे थायराइड के पेशेंट अपन देखते हैं, थायराइड का पेशेंट आके बोलेगा कि सर मेरे को तो थायराइड है, अब तो मेरा वजन कम ही नहीं होगा। ये एकदम एक गलत बात है, क्योंकि देखो थायराइड का आप पेशेंट हो, हमने आपका डायग्नोस किया, हम आपको अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं। अब आप खाना ज्यादा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपका वजन नहीं घट रहा है। ऐसा नहीं है कि थायराइड वजन बढ़ा रहा है, थायराइड बिल्कुल वजन नहीं बढ़ाता। जैसे एक नॉर्मल आदमी का थायराइड कि उसको प्रॉब्लम है, वैसे ही हमने ट्रीटमेंट करके आपको भी उस नॉर्मल आदमी के बराबर खड़ा कर दिया है हमने। परंतु आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो। परंतु क्या होता है, कई थायराइड का पेशेंट का काफी वजन बढ़ जाता है, इस वजह से वो इतनी फुर्ती से, इतने लचीलेपन से जो एक छोटा बच्चा एक्सरसाइज करता है उस तरीके से वो नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उसका वजन नहीं घटता, या वो खाने में इतनी परहेजी नहीं करता है, इसकी वजह से उसका वजन नहीं घटता। पर थायराइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
जिम में आप बोलोगे, जिम इंस्ट्रक्टर बोल देगा आपको, आप खुद भी अपने मन को बना लेते हो, नहीं यार अपना तो वजन कम ही नहीं हो सकता, अपन को तो थायराइड है। ऐसी बात नहीं है। ये तो आपके खाने और एक्सरसाइज पे और आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंडेंट करता है। दूसरा बात है, ये जो हाइपरथायराइड, जो ग्रंथि ज्यादा काम करती है, जिसके अंदर वजन की कमी हो जाती है, उसको ऐसा लगता है मेरा वजन ही नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं है। हम थायराइड का इलाज करते हैं, आपका 3 महीने 6 महीने में जो वजन गया वापस आ जाएगा। विदिन 6 मंथ यस यू विल गेट, प्लस आपके खाना पीना अगर आपका ठीक है तो यू विल गेट योर वेट। ऐसा नहीं है कि हमारा वजन का थायराइड से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब शुरू में अब बीमारी थी, हमको थोड़े टाइम पता नहीं चला, उस दरमियान थोड़ा वजन बढ़ गया, वो जो नुकसान हुआ है वो भी हम अगर अपना ध्यान रखेंगे, वो करेंगे तो वो भी हम आ सकता है। दूसरा है, पेशेंट काफी दुखी हो जाता है, अरे सर हमको तो थायराइड है, हमको अब हमको तो सारी जिंदगी दवा लेनी पड़ेगी। काफी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। हम उसको यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, सस्ती दवा है, ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप ब्रश करते हैं, ब्रश कर लीजिए, उसके बाद एक गोली ले लीजिए, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। परंतु बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर दवा, 5 to 10% लोग हैं जिसके अंदर क्योर आता है। हाँ, उनकी दवा बंद हो सकती है, पर जनरली एक लाइफ लॉन्ग दवा है, और एक गोली लेने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। कभी आप भूल गए तो जरूरी नहीं है शाम को भी ले सकते हैं, आज भूल गए अगले दिन 2 भी ले सकते हैं, तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है हाइपोथायराइड के अंदर। आप आराम से अपनी दवा ले सकते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि थायराइड की बीमारी, जैसे मेरी वाइफ को है, मैं उसके साथ अगर बैठ के खाना खा रहा हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे को थायराइड की बीमारी आ जाएगी। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, वाइफ से आ गई, किसी पड़ोसी से आ गई, या पेशेंट मेरे पास थायराइड का है, मैंने उसको हाथ लगाया, मुझको थायराइड की बीमारी आ गई, ऐसा नहीं है। थायराइड की बीमारी तो आप फैमिली में इसलिए देखेंगे क्योंकि वारसागत आ जाती है। मदर को है तो ठीक है, बेटी को आ सकती है, एक बहन को है तो दूसरी को हो सकती है, बुआ को है तो लड़की को हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से आ गई। कोई पर्टिकुलर जगह अगर रेडिएशन हुआ तो वहां पर कुछ लोगों को आ गई। इस तरह से थायराइड की बीमारी आ सकती है, पर ऐसा नहीं है, ये फैलती नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसे खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है, इस तरह से फैलती नहीं है। एक और भी ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयोडीन डेफिशिएंसी तो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर तो आयोडीन का सॉल्ट लिखकर नहीं देता है, ये तो एक आपको ही चाहिए, ये एक सोशल है। आपको ही अपने घर में आयोडीन का नमक लेकर आना पड़ेगा। आपको ही जब आप अपनी खरीदने जा रहे हैं दालें वगैरह, तो आपको आयोडीन का सॉल्ट मांगना पड़ेगा। या फिर थोड़ा पॉलिटिकल भी रहता है कि पॉलिटिशियन भी चाहे तो सब चीजों में आयोडीन वगैरह वो मिलवा सकते हैं, आटे में आयोडीन मिलवा सकते हैं। तो उससे क्या, थोड़ा सा आयोडीन का अगर मात्रा अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा रहेगी, हम तो हमारे ये थायराइड की प्रॉब्लम के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर हम आयोडाइज का सॉल्ट नहीं खाएंगे, मोटा सॉल्ट खाएंगे, तो हमको ये आयोडीन की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो मेरी लास्ट स्लाइड की 2-3 पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे थायराइड की कई बार हम गांठ या रसौली, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, थायराइड की गांठ अगर हमारे गले में हो सकती है, तो वो जरूरी नहीं है कैंसर की गांठ है, वो बहुत कम चांस है, 15-20% से भी नीचे चांस है कि वो कैंसर की चांस होगी। वैसे तो आप यही मान लो चांस नॉर्मली होगी। ये तो सिंपल आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से वो हो गया ग्वाइटर या घेंगा, या कभी कभी पानी भरी हुई गांठ भी हो सकती है। पर अगर कोई गांठ आपको ऐसा लगे कि बहुत कड़क है, सॉलिड, पत्थर जैसी सॉलिड है, आपकी आवाज बदल गई है, और आपको गले में 1-2 गांठ, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, वो एनलार्ज हो रही है, तो उस सूरत में ऐसा हो सकता है। पर अगर आप अपने गले पे उस सूजन पे हाथ फेरते हैं, आपको ऐसा लगता है एकदम नरम है, वैसे तो आप पेशेंट तो नहीं पता लगा सकता है, पर ये मैं जनरल जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर उसको ऐसा लगता है, तो जनरली इस तरह की होती है। अगर इस गांठ का साइज बढ़ता है, या ये हमको कैंसर का शक लगता है, या एक नॉर्मल और कैंसर के बीच की भी कोई स्टेज होती है इंटरमीडिएट, तो ही हम लोगों को ऑपरेट करते हैं, और वरना कोई ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट एक बात और बोलना चाहूंगा, थायराइड जो कैंसर भी अगर मान लो किसी को होता है, तो जनरली पेपिलरी कार्सिनोमा करके एक होता है, फॉलिकुलर, ये बहुत सिंपल है,
पूरा हम थायराइड की ग्रंथि हटा देते हैं और 1 या 2 बार रेडिएशन लेना पड़ता है साल में 1 बार, और अगले साल 1-2 बार और लेना पड़ता है। तो एकदम सारी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है। आप बहुत कम सुनेंगे, डायबिटीज में आपने बहुत सुना होगा इसकी ये हो गया, वो हो गया, ये एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, हार्ट की वजह से चला गया, लकवे की वजह से चला गया। पर थायराइड में आप इतना ज्यादा, आप इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं सुनेंगे कि उसको कैंसर हो गया, कैंसर से एक्सपायर हो गया, थायराइड की वजह से एक्सपायर। पर हमको थोड़ा सा अपना टाइमली दवा, टाइमली डॉक्टर से मिलना, सबसे इम्पोर्टेंट आयोडीन का नमक लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये मैं कह रही हूँ मैसेज में 2-3 पॉइंट यही कहना चाहूंगा और फिर समाप्त करना चाहूंगा। एक तो आयोडाइज्ड नमक हमको खाना चाहिए। कोई भी लक्षण जो मैंने आपको बताया ऐसा आपको लगे तो अपनी डॉक्टर की सलाह से वो टेस्ट करा लें और ईमानदारी से दवा लें। थैंक यू जो मैं सबका बहुत आभारी हूँ जिसने मेरे को यहाँ पे बुलाया थायराइड की जनरल जानकारी। आई एम वेरी थैंक यू। धन्यवाद थायराइड के बारे में जानकारी देने। अब सेमिनार के सेकंड पार्ट के लिए मैं डॉक्टर पीयूष देसाई को इनवाइट करूंगा जो अपने को डायबिटीज के बारे में बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। गुड मॉर्निंग। बेसिकली डॉक्टर अजय जी ने आपको थायराइड के लिए बताया कि इट्स सिंपल डिजीज है, इसलिए जब भी थायराइड की बात आती है हम लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए। बट मैं जिस डिजीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अगर हम चाहे तो उससे बच भी सकते हैं। फिर भी जब भी डायबिटीज की बात आती है हमारे दिमाग में हजारों क्वेश्चन आते हैं कि मेरा क्या होगा एंड व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे पहली चीज आती है अविश्वास कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है। मानो कि अगर यहाँ पे उन्होंने शुगर डिटेक्शन के लिए ग्लूकोमीटर रख दिया होता और आप लोग जो बैठे हो उसमें से 3 या 4 लोगों का 200-250 शुगर आया होता पहली बार, बोले कि अरे ग्लूकोमीटर गलत होगा, मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है। मेरे फैमिली, पूरे फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं, मुझे कैसे हो सकता है, पर किसी को भी हो सकता है। 2 बार लेबोरेटरी में चेक करा के अल्टीमेटली जब पता लगता है कि नहीं भाई साहब लेबोरेटरी सही दिखा रही है, तब जाके हम लोग मानते हैं। क्रोध, एक बार डायबिटीज पता लग गया तो हमें लगता है कि अभी मेरी लाइफ खत्म हो गई, हम लोग आगे अच्छी लाइफ नहीं जी सकते और इसकी वजह से हमें क्रोध आता है कि मैं अभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, कभी मेरी किडनी खराब हो जाएगी, या तो मुझे आंख में कुछ तकलीफ हो जाएगी, या तो ब्रेन में लकवा हो जाएगा। और यही सब अविश्वास, क्रोध, भय, नाराजगी के साथ हम लोग डायबिटीज को लेके अपनी लाइफ जीते रहते हैं। और व्हाट इज द आउटपुट? हमारे सबके चहेते मिस्टर केजरीवाल, वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बिहेविंग लाइक अ फूल। शायद हमारे कोई नेता ने उसकी जैसी पढ़ाई नहीं की होगी, पर वो पहला सीएम होगा जो सीएम बन के खुद धरने पे बैठ गया। और हम लोग भी जब डायबिटीज होता है तब सेम करते हैं। बाजू वाले ने बोला वो फांकी लेंगे तो हमारा डायबिटीज मिट जाएगा। वो मुझे बोलते कि नवसारी में कोई वैद्य पत्ते देता है, वो पत्ते दिया मेरा डायबिटीज मिट गया। अरे मिटाने वाले डायबिटीज होते तो इतनी सारे डायबिटिक पेशेंट इंडिया में क्यों होते? उसको कंट्रोल करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप नेचुरल उपाय मत करो, या पर जिस किसी ने बोला वो सब एक्सपेरिमेंट कर देंगे। यू बिकम एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल। वो अगर नहीं करना है और सही में ट्रीटमेंट करके अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो हमें डायबिटीज क्या है उसके बारे में समझना होगा।
तो मैं ये आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डायबिटीज, मधुमेह मतलब क्या। डायबिटीज मेलिटस मतलब जिनका यूरिन स्वीट टेस्ट करता है वो, क्योंकि पहले के जमाने में जब डायबिटीज टर्म आई थी मधुमेह, वो टाइम पे कुछ ऐसे ब्लड शुगर की टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो वो लोग यूरिन को टेस्ट करते थे। यूरिन अगर मीठा होता है या उसकी स्मेल ऐसी मीठी आती थी, दैट मींस कि दिस पर्सन इज हैविंग डायबिटीज। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि डॉक्टर अजय जी ने बताया कि थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो सब जगह पे बॉडी में जाके असर करती है। द सेम वे ऑल हार्मोन्स, इवन माय क्लिनिक नेम के नीचे मैंने लिखा है हार्मोन्स टू हार्मोनी, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स है वो एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करके हमारे बॉडी के नियंत्रण को बनाए रखते हैं। उसमें से एक हार्मोन है इंसुलिन। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सीधा तो जैसे ब्लड में नहीं जाता, वो हमारी अंतड़ियों में जाता है, अंतड़ियों में वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वो ग्लूकोज जाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड की रक्त कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज जाता है वो वहां पे क्यों जाता है, क्योंकि हर छोटे छोटे सेल्स को, हर छोटे छोटे कोशिकाओं को शक्ति की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, जिससे कि वो अपना काम कर सके। किडनी को काम करना है, ब्रेन को काम करना है, नाखूनों को काम करना है, बालों को काम करना है, आंखों को काम करना है, दे ऑल रिक्वायर ग्लूकोज। पर वो ग्लूकोज ब्लड में से सेल में कब आता है, जब इंसुलिन करके जो हार्मोन है वो उसको गेट ओपन करके दे। सो बेसिकली इंसुलिन इज अ गेट ओपनर, और देन ये ग्लूकोज जाता है रक्त कोशिका के अंदर और वो एनर्जी में परिवर्तित होता है। तो डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है, या तो इंसुलिन बॉडी में बनता है पर उनके जो रिसेप्टर, जो सेल के ऊपर गेट की जो चाबी होती है, वी कॉल एज रिसेप्टर, वो रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो ये गेट ओपन नहीं होता और सब ग्लूकोज, सब शर्करा रक्त के अंदर रहती है। इसलिए ऐसे पेशेंट का अगर हम लोग ब्लड में ग्लूकोज चेक करें तो वो हाई आता है। सो इट्स अ इंडिकेटर कि अगर ग्लूकोज शरीर में ज्यादा आता है, ब्लड शुगर इज हाई, दैट इज अ इंडिकेटर कि यू आर हैविंग डायबिटीज। पर डायबिटीज मतलब क्या, शुगर होने के बावजूद हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता। तो बेसिक चीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, बॉडी में इंसुलिन की कमी है। उसको पता कैसे लगता है, शुगर चेक करने से। तो दिस इज डायबिटीज। डायबिटीज दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर जो हम लोग आजू बाजू अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में सुनते हैं, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें यूजुअली 18 साल के बाद किसी को भी डायबिटीज हो सकता है, पर उनको ओरल ड्रग से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा है कि जब बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन ना बने, उनको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है और उसके साथ थोड़ी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। पर 5 से 10% लोग टाइप 1 डायबिटिक होते हैं। एंड टाइप 1 डायबिटिक मतलब जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। अगर उनको ट्रीट करना है तो फ्रॉम डे फर्स्ट हमें इंसुलिन के इंजेक्शन ही चालू करने पड़ते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट कम है, पर ये मेनली चालू होता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों में, और ऐसे लोगों को हमें कंपल्सरी इंसुलिन ही देना पड़ता है। अभी टाइप 1 ज्यादा खराब कि टाइप 2 ज्यादा खराब, कई लोग आके पूछते हैं। खराब कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली अ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिशिएंसी। एक में इंसुलिन की कमी है और एक में इंसुलिन के सामने रेजिस्टेंस है, जिससे कि ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है। खराब दोनों सेम ही है, ना कोई ज्यादा खराब है ना कोई कम खराब है। डायबिटीज का खतरा किसे हो सकता है, ये स्लाइड जब हमारे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब पहले किया था, तब ऐसा था कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो, पर ये
ऑलमोस्ट 7 इयर्स पहले उन लोगों ने गाइडलाइन दी थी, जो कि अभी तक उन्होंने चेंज नहीं की है। पर पिछले 5-7 सालों के अंदर हमने कितने सारे पेशेंट देखे, मैंने, अजय जी ने और बाकी सब फिजिशियन ने भी देखे होंगे। 22 साल, 17 साल, 25 साल, 27 साल की उम्र में डायबिटीज होता है। सो देयर इज नो एज कट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी डायबिटीज 35 साल के बाद ही होगा, वो किसी को भी हो सकता है। स्पेशली अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो कोई भी उम्र हो, आपको शुगर चेक एवरी ईयरली करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा हो, बिकॉज वी आर थिन फैट इंडियन, हम लोग दिखते पतले हैं पर सबके पेट के भाग में चर्बी ज्यादा है। थोड़ा 4 किलो वजन बढ़ा, सीधा पेट बाहर दिखने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट हम लोगों को डायबिटीज होने की शक्यता यूरोप या यूएस के लोगों से ज्यादा है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल रहता है और आपकी लाइफस्टाइल इतनी श्रम रहित है कि सब नौकर चाकर है, गाड़ी है, कुछ करना नहीं पड़ता, पूरे दिन ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के ही काम करना है, तो आपको डायबिटीज होने की शक्यता है और आपको साल में एक बार शुगर चेक करना चाहिए। और जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज हुआ है, ऐसी फीमेल को भी साल में एक बार डायबिटीज चेक करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल तो हो जाता है, तो उनमें से आधे लोगों को 5 साल के अंदर वापस डायबिटीज आने की शक्यता रहती है। डायबिटीज पता कैसे लगेगा? ऐसी कौन सी सिम्टम्स है जो देख के हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ डायबिटीज हो सकता है? सबसे कॉमन 2-3 चीजें आप सबको पता होगी कि बार बार पेशाब जाना, बहुत भूख लगना और बार बार प्यास लगना, पर ये बहुत कम लोगों में होता है। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है वेट लॉस। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ। खास करके महिलाएं खुश होती है कि चलो मेरा वजन कम हो गया, मैंने कुछ किया नहीं। पर इतना याद रखना, कोई भी फ्री चीज अच्छी नहीं होती। बिकॉज या तो वो, जैसे डॉक्टर अजय जी ने बताया, वो हाइपर थायराइड हो सकता है या तो डायबिटीज हो सकता है। इसलिए अगर फ्री में बैठे बैठे अगर किसी का वेट लॉस होता है तो ऑलवेज चेक योर डायबिटीज एंड थायराइड, बिकॉज दिस टू आर साइलेंट किलर। इसके अलावा योनि के भाग में इंफेक्शन होना, पुरुषों में लैंगिक समस्याएं होना, आंखों में तकलीफ होना। कितनी बार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने गए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने शुगर चेक कराया और हमें पता लगता है कि 500 शुगर है। कुछ चोट लगी हो, हीलिंग नहीं होना, या हाथ पैरों में झुनझुनी, दर्द, जलन कंटिन्यूस रहना, खास करके रात के टाइम को, तो ऐसे पर्सन को डायबिटीज होने की शक्यता है और उनको शुगर चेक करना चाहिए। पर मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 30 to 40% में कोई सिम्टम्स नहीं होते। मेरे पास 500 शुगर और 700 शुगर के साथ आपकी तरह चलते फिरते लोग ही आते हैं दिखाने के लिए। What it suggests कि हमारा बॉडी एक लेवल तक उसके साथ कैसे भी करके बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से हमें इतनी सिम्टम्स नहीं आती और इट्स अ स्लोली ग्रोइंग डिसीज। धीरे धीरे अंदर शुगर बढ़ता जाता है, बॉडी बैलेंस करता जाता है। इसलिए अगर स्पेशली अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है या आपकी उम्र 35 के ऊपर है, एज अ रूटीन हेल्थ चेकअप साल में एक बार शुगर चेक कराओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि डायबिटीज शुगर ज्यादा होने से वैसे डायरेक्टली कुछ नहीं होता, सब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम होते हैं। क्या प्रॉब्लम होते हैं? क्योंकि शुगर अगर ज्यादा है तो आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक वो हाई ब्लड शुगर जाता है और वो हर जगह पे जाके कुछ ना कुछ डैमेज करता है। पर हम लोग छोटे छोटे डैमेज की बात नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा हार्ट, किडनी और हृदय। डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस नॉर्मल व्यक्ति से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबको क्या लगता है कि हार्ट अटैक हुआ मतलब ऐसा चेस्ट पेन हुआ कि बस घबराहट हुई और हम लोग महावीर कार्डियक के केयर में पहुंच गए। नहीं, डायबिटिक पेशेंट में कुछ नहीं होता, चेस्ट पेन होता ही नहीं है। हाफ ऑफ देम को चेस्ट पेन होता ही नहीं है, इट्स अ साइलेंट अटैक। दूसरा, ब्रेन में खून कम पहुंचने की वजह से लकवे का असर, और वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4 गुनी शक्यता डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होती है। इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट इज आई।
और आई मतलब चश्मे के नंबर चेंज होना या बढ़ना नहीं है। इट्स अ रेटिना, हमारे आंखों के पीछे का जो पर्दा होता है वो पर्दे में तकलीफ होना जिसकी वजह से सडन विजन लॉस हो जाना, दैट इज मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन। हाँ, कैटरेक्ट भी थोड़ा जल्दी एज में आ सकता है, ग्लूकोमा मतलब जो झमर बोलते हैं वो जल्दी आ सकता है, पर मेन डायबिटीज से तकलीफ होती है पर्दे के पीछे। और इसके साथ साथ किडनी डायलिसिस कराने वाले कोई भी सेंटर में जाके आप विजिट करना, हाफ ऑफ देम आर डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज अगर सबसे ज्यादा खराब धीरे धीरे करके, क्योंकि हार्ट वाले पेशेंट को तो हुआ तो शायद एक हफ्ते खत्म हो जाए, पर किडनी का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके शरीर में बढ़ता है और उसको खराब करता जाता है। तो डायलिसिस और क्रॉनिक किडनी डिसीज की शक्यता डायबिटीज ज्यादा होने से, खास करके लंबे टाइम तक अनकंट्रोल डायबिटीज से होती है। और हाथ पैरों की नसों का प्रॉब्लम, मैं आपको ये भी एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हॉस्पिटल में एम्पुटेशन मतलब हाथ या पैर काटने की जरूरत पड़े, ऐसी सिचुएशन के अगर कॉजेज को देखा जाए तो सब लोग सोचेंगे हाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट की वजह से करना पड़ता होगा। नहीं, इट इज नॉट एक्सीडेंट, इट इज डायबिटीज। सबसे ज्यादा पैर काटने की नौबत डायबिटीज की वजह से आती है। और इसलिए अगर डायबिटीज है और अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो उसको अच्छे से नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए एक थियरी है विच इज कॉल्ड टिकिंग क्लॉक हाइपोथेसिस, मतलब घड़ी चालू ही रहती है, वो थमती नहीं है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कब चालू होते हैं, जब आपको डायबिटीज हुआ तब से, और समटाइम्स इन अ प्री डायबिटिक फेज, मतलब आपको डायबिटीज पता लगा उसके पहले के 2 साल या 5 साल पहले से। इसलिए अगर आप अभी ऐसा सोचते हो कि चलो अभी नया डायबिटीज हुआ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर 6 महीने तक कुछ नहीं होता है, साल भर तक कुछ नहीं होता है, 200 शुगर रहता ही है, फिर जाके ट्रीटमेंट चालू होती है, फिर भी वापस ट्रीटमेंट में गड़बड़, ठीक हो गया, मैं दवाई बंद कर दी, वापस 1 साल बाद आते हैं। ऐसे 3-4 साल टाइम पास करने में ये कॉम्प्लिकेशंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो व्हेनेवर इट इज डायबिटीज इज देयर, ट्रीट इट अर्ली और उसको अच्छे से ट्रीट करो, जितना हो सके जल्दी और अच्छे से, क्योंकि जो जल्दी और अच्छे से ट्रीट करता है वही अच्छा होता है। अर्लियर इज ऑलवेज अ विनर, जो पहला होता है वही जीतता है। इसलिए जब भी शुगर को कंट्रोल करना हो उसको इनिशियल पहले 5 साल और 10 साल में अच्छा कंट्रोल करो। मेरे पास कितने सारे आते हैं 20 साल 25 साल के बाद, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम, सर अभी मेरा शुगर कंट्रोल करके, तो यस एट दैट टाइम इट इज नीडेड, पर अगर वही चीज अगर पहले 10 साल या 15 साल में कर दी होती तो यहां तक नौबत नहीं आती। तो ये मधुमेह के ऊपर, ये डायबिटीज के ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन गो फॉर अ टाइट कंट्रोल। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि दिस इज द 1 2 3 4, यस देयर आर गाइडलाइंस, पर हर पेशेंट अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट को इंसुलिन लगा तो दूसरे पेशेंट को इंसुलिन लगेगा, एक पेशेंट को गोली से चला तो दूसरा पेशेंट को डाइट से भी कंट्रोल हो सकता है। हर पेशेंट अलग अलग होता है, इसलिए पेशेंट की उम्र, उनको डायबिटीज कितने टाइम से है, उसको और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके हिसाब से शुगर लेवल भी डिफरेंट रहता है। अगर कोई यंग पेशेंट आएगा तो मैं बोलूंगा नॉर्मल व्यक्ति जितना अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और कोई 80 साल के काका या काकी आए जिनको ऑलरेडी किडनी का या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बाईपास हो गया है, अगर 180 शुगर रहता है मैं बोलूंगा नहीं ठीक है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू एज। पर what are the 1 2 3 4, what is the ABCD for diabetes control? A always start with diet, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, और लाइफस्टाइल डिसीज है मतलब आपको लाइफ की स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। दवाई आपको हेल्प करेगी, इंसुलिन आपको हेल्प करेगा, जब तक आप ये नहीं करोगे वेरी डिफिकल्ट। शायद पीछे से आप ये इतना डिटेल में पढ़ नहीं पाओगे, मैं आपको इसके लिए मेन टिप्स दूंगा फॉर डाइट। व्हाट एग्जैक्टली डाइट मीन्स, हम जो रूटीन खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, दिस इज मोर ऑफ अ डायबिटिक डाइट। हम लोग बोलते हैं मैं क्या परहेज करूं, ये करूं वो करूं, ये डिटेल में जब डायटिशियन के साथ बैठते हैं आपको अलग अलग तरह की क्या क्या चीजें खा सकते हैं क्या नहीं खाते, पर व्हाट इज द बेसिक क्रक्स के व्हाट इज डायबिटिक डाइट।
हमारा रूटीन खाना एक डायबिटिक डाइट है अगर उसमें पापड़ ना हो, उसमें अचार नहीं हो, उसमें स्वीट्स नहीं हो और उसमें फरसाण नहीं हो। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी। अगर आपने नाश्ते में पोहा के ऊपर गांठिया नहीं डाला होता है या खाखरा के ऊपर वो बटर नहीं लगाया होता है या उसके साथ अगर रसगुल्ला नहीं खाया होता है तो दैट ब्रेकफास्ट वाज डायबिटिक ब्रेकफास्ट। पर हम इंडियंस को सबसे ज्यादा प्यार है कार्बोहाइड्रेट से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर कोई खाता है तो वी इंडियंस, और हमारे पास चाइनीज। और इसीलिए जो दवाई कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असर करती है वो पूरी दुनिया में इतनी असर नहीं करती, पर हम 2 कंट्रीज में बहुत ज्यादा असर करती है। तो अगर वो दवाई से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट विद डाइट। लोग कितना पूछते कि सर चावल खा सकते हैं, या बोलेंगे सर मैं चावल तो खाता ही नहीं फिर भी मेरा शुगर बढ़ के आता है। पर चावल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है, यस यू कैन नॉट ईट राइस, यू कैन नॉट ईट आलू, आप आलू वगैरह नहीं खा सकते। तो अगर आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहते हैं तो आप थोड़ा चावल खा सकते हैं, या आलू की सब्जी प्योर नहीं खा सकते पर आलू को दूसरी हरी सब्जियों में मिला के थोड़ा बहुत खा सकते हैं। पर क्या नहीं खाना चाहिए, जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, दैट इज स्वीट्स। गुड़ शर्करा जिसमें प्योर आती है, मतलब कि हमारी जो मिठाइयाँ है चॉकलेट्स है, और नॉट ओनली स्वीट्स, ऑयली फूड। लोग चावल नहीं खाते पर समोसा खा लेते हैं। लोग बोले कि नहीं साहब मैं आलू तो बिल्कुल नहीं खाता पर रोज सुबह में नाश्ते में भुजिया से होती है। अगर आप ऐसे खाओगे तो आपके वो परहेज का कोई मतलब नहीं है। सो फर्स्ट सबसे ज्यादा कैलोरी कौन से फूड में आती है, ऑयली फूड में। तो यू हैव टू कट डाउन ऑयली फूड और उसके साथ स्वीट्स को कट डाउन करना है। और नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो नॉनवेज में मटन सबसे ज्यादा कैलोरी और फैट रखता है, इसलिए वो कम खाना चाहिए। फिश खा सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या है, अगर आप मलाई निकाला हुआ दूध लेते हो चलता है, पर रूटीन क्वांटिटी में, मतलब दूध बहुत अच्छा है करके बहुत ज्यादा दूध खाने की भी जरूरत नहीं है। स्पेशली पनीर या छाछ खा सकते हैं। चीज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चीज में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, पर फैट बहुत ज्यादा होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इवन पनीर भी बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो ये डायबिटिक डाइट है। उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग आके पूछते सर मैं उपवास कर सकती हूँ, क्योंकि स्पेशली फीमेल्स को साल भर के कुछ 15-20 उपवास तो होते ही है कि जो उनको करने ही होते। अगर आप ऐसी दवाई के ऊपर हो जिसमें नॉर्मल से लो शुगर नहीं होता है, यस ओकेजनली कभी कभार आप उपवास कर सकते हो। पर काफी सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसी दवाइयों के ऊपर होते हैं जिसमें अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो लो शुगर भी कर सकता है। अब आप हाई शुगर की वजह से नहीं, लो शुगर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। इसलिए अगर आपकी दवाई ऐसी चले और खास करके अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन के ऊपर हो तो उपवास करना वर्जित है। फास्टिंग इज नॉट फॉर यू। दूसरी चीज, आहार में किस तरह से विभिन्नता लाई जाए, क्योंकि अगर कोई डाइटिशियन आपको डाइट बना के दे दिया, कोई ऐसा आप कहीं पे भी इंटरनेट से चार्ट निकाल लिया, सुबह में 2 कटोरी ओट, बाद में 2 रोटी सब्जी, ये ऐसे फिक्स डाइट आप 6 महीने तक खाओ। 6 महीने के बाद जो होना हो आई विल इट व्हाटएवर इट। क्योंकि कोई भी एक चीज रूटीन में हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छे से डायबिटिक डाइट फॉलो करना है तो उसमें विभिन्नता लानी पड़ेगी। विभिन्नता मतलब क्या, जैसे एक दिन अगर आपने कांदा पोहा खाए, ऑब्वियसली हम लोग आलू ज्यादा बोलते नहीं खाने के लिए, कांदा पोहा खाए, दूसरे दिन आपने उपमा खाए, या तीसरे दिन नाश्ते में सिर्फ 2 इडली के साथ थोड़ा ज्यादा सांभर खाया, या चौथे दिन आपने खाखरा खाया। अगर आप अलग अलग चीजें ऐसी खाते हो, खाखरा भी घी लगाया नहीं हो वैसा, क्योंकि अगर घी लगा के खाखरा खाते इस लाइक पर घी लगाई हुई रोटी, सो दिस गिव्स सेम कैलोरी। पर ये अलग अलग चीजें अगर आप खाते हो, दिस इज कॉल्ड एज फूड एक्सचेंज। जैसे कि पहले बोला कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है तो ये सेमिनार अटेंड क्यों करना।
मैं एक चीज ये बताऊं कि फूड एक्सचेंज के बारे में आप इंटरनेट पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक फूड अगर इतना, जैसे कि 2 रोटी खाई मैंने, तो अगर 2 रोटी के बदले मुझे इडली खानी हो तो मैं कितनी खाऊं? अगर 2 इडली और 2 रोटी के बदले मुझे आज डोसा मिला है तो मैं कितना खाऊं? दैट ऑल थिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 इडली के बराबर आप एक सादा डोसा खाते हो, सेम कैलोरी मिलती है, और उतनी कैलोरी 2 रोटी में भी मिलती है। तो आप इस तरह से फूड एक्सचेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ को मजेदार बना सकते हो। There is a very one good interview from Hrithik Roshan I have read. When he was also become obese for one film or something, and then उसने डाइट चालू किया. He was on high protein diet. हाई प्रोटीन डाइट कभी भी इतना अच्छा पैलेटेबल नहीं होता है. हम लोग फैट क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि दैट इज टेस्टीएस्ट, सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है, और बिना कंट्रोल किए जितना कर, वो कुरकुरे की ऐड आती है ना, वैसे कंट्रोल नहीं होता, खाते जाते. तो ही टोल्ड कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो यू हैव टू लर्न विच फूड एंड विच क्वांटिटी, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग और दैट इज नॉट अ न्यू थिंग. वो सालों से हम लोग बोलते हैं कि जब भी खाओ, डायबिटीज में एक और नियम, थोड़ा थोड़ा दिन में 5 से 6 बार खाओ. डोंट ईट एनीथिंग इन प्लेंटी. एक साथ पेट भर के थाली जमा के मत खाओ. दैट इज नॉट ओनली फॉर डायबिटीज, इवन फॉर अदर पीपल इट इज गुड. जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी अच्छा है. और रूटीन में कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए? इट्स जस्ट सिंपल फूड पिरामिड के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जितनी खाने हो खा सकते हो. गेहूं, चावल, दाल, रोटी वगैरह जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड भी अगर कहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह में खाते हैं आप खा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि गेहूं बंद करके जवार खाओ, जवार बंद करके बाजरा खाओ, बाजरा बंद करके ओट खाओ. कोई भी एक ग्रेन हम लोग अनाज वो खा सकते हैं, पर वो लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए. इससे वो येलो पार्ट में है. ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल, आपको जितना खाना हो खाओ. येलो मतलब लिमिट में करो. और कुछ चीजें ऐसी है जो रेड में है, जैसे कि काफी सारे नॉन वेजिटेरियन फूड एक्सेप्ट फिश, और फिश भी अगर तल के खाओ दैट इज रॉन्ग. पालक की भाजी को भी अगर तल के भजे बना के खाओ दैट इज रॉन्ग. एंड अलोंग विद दैट मिठाई, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ फैटी चीज, स्पेशली जो पैक्ड चीजें आती है जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, वो सब. दिस इज इन द टॉप ऑफ फूड पिरामिड. खाओ, महीने में 1 या 2 बार कुछ मिठाई खा ली, कुछ नहीं होता. लोग मेरे पास ऐसे भी आके बोलते हैं कि सर वो 2 दिन पहले शादी में मिठाई खाई थी, इसलिए शुगर ज्यादा आ गया. 2 दिन पहले 1 बार शुगर खाने से कुछ शुगर ज्यादा नहीं आता, वो आप रोज खाते हो उसकी वजह से आता है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट ऑन द हाईएस्ट स्मॉल पॉइंट. सबसे कम खाना है, एंड दिस इज डायबिटिक डाइट. पर सिर्फ डाइट करना इज सफिशिएंट? नो. क्योंकि हमारी हालत इनके जैसी है. इनको वेट लॉस करना है, इसलिए कुत्ता रखा कि उसके साथ मैं चलने जाऊं. उसने ट्रेडमिल भी रखा कि मैं चलने बाहर नहीं जा सकता, घर पे ट्रेडमिल रख देता हूं, पर उसके ऊपर कुत्ता चलता है और वो टीवी देखता है. एंड दैट इज द फैक्ट. और इसलिए OLX वालों को भी ऐसी एड बनानी पड़ती है कि ये करने नहीं वाले तो OLX पे बेच दो. एंड दिस इज द फैक्ट. एंड इसलिए अगर हमें एक्सरसाइज करनी है तो आज से चालू करनी पड़ेगी. आप में से कितने लोग ये 2 माला चढ़ के ऊपर है? सही में? देन यू आर रेडी टू प्रिवेंट दैट. अगर इतने लोग ऊपर चढ़ के आए 2 माला, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर दैट. क्या फायदा होता है उससे? आपने ये जो चल के आए या चढ़ के आए, उससे क्या फायदा होता है? फर्स्ट, शुगर तो कंट्रोल रहने ही वाला है, पर उसके साथ साथ इट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग. किसी को 1 माला चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है, और एक 70 इयर्स के काका आते हैं, मैं 10 किलोमीटर रोज चलता हूं सर. इट्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग. उनका कॉन्फिडेंस, मतलब मैं दुनिया की कोई भी चीज कर सकता हूं, और जो कोई डॉक्टर की दवाई नहीं कर सकती, ओनली यू कैन डू बाय डूइंग एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज करते हो देन ओनली यू कैन से. और उसके साथ साथ अगर आप इंसुलिन लेते हो तो इंसुलिन का डोज एक्सरसाइज की वजह से कम रहता है. दवाई ले रहे हो तो दवाई का डोज उसकी वजह से कम हो सकता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, और आपका बॉडी फिट रहता है, हेल्दी रहता है, मजबूत रहता है.
पर मजबूत, अगर फिटनेस के साथ मजबूती चाहिए तो क्या करना चाहिए? डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्पेशली नॉट ओनली डायबिटीज, तो अगर आपको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है तो जो लोग बोलते हैं वैसे दौड़ने मत चले जाओ। पहले अपने हार्ट के या डायबिटीज के डॉक्टर को पूछो कि मैं कितना चल सकता हूँ। आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज करो, पर सिंपल वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए स्पेशली 60 ईयर प्लस में हम लोग यूजुअली वॉकिंग के लिए बोलते हैं। पर जो लोग 60 से कम उम्र के हैं और उनको जिनको हार्ट का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, उनको दो तरीके के एक्सरसाइज करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। नाउ कार्डियो एक्सरसाइज मतलब क्या? जो हम लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, व्हाटएवर, या दादर चढ़ के आए, दिस ऑल आर कार्डियो एक्सरसाइज। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज? मतलब डंबल्स उठा के वेट करना, रेजिस्टेंस बैंड को खींचना, या जिम में जाके कुछ वेट ट्रेनिंग करना। और ऐसा नहीं कि जिम में जाके वेट ट्रेनिंग, आप 2 किलो या 5 किलो की चीज हाथ में उठा के घर पे भी कर सकते हो, या सिंपल पुशअप्स अगर आप कर रहे हो, दैट ऑल्सो कंटेन्स वेट ट्रेनिंग। पर वेट ट्रेनिंग अगर आप साथ में करते हो कार्डियो के साथ, तो आपकी हड्डियां और मसल्स ज्यादा मजबूत रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करने के लिए मत जाओ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को शुगर लो भी हो सकता है, और अगर शुगर लो होने के चांसेस है, अगर आपने खाना खा के एक्सरसाइज की है तो वो चांसेस कम हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, आप कहीं पे भी एक्सरसाइज करो या रूटीन में कहीं पे भी जाओ, एक आइडेंटिटी प्रूफ, आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और आपका ब्लड ग्रुप साथ में होना चाहिए। इमरजेंसी में कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आजू बाजू के लोग एटलीस्ट आपको हेल्प कर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये हमेशा साथ में रखना चाहिए। पर जब ये डायबिटीज डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोलेबल नहीं है, या काफी सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि इंसुलिन की कमी इतनी होती है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कर सकते, या 5-6 महीना करके लोग थक जाते हैं डायबिटीज में एक्सरसाइज और डाइट करके, तब जाके टैबलेट्स की भी जरूरत आती है। और मैंने जैसे बताया, टैबलेट्स 2 तरह की होती है। एक टैबलेट्स ऐसी होती है जिसमें नॉर्मल से लो शुगर नहीं होता है, और दूसरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स प्रोफाइल, पेशेंट का शुगर कैसा है, उनको आगे कौन सी दवाई ऑलरेडी चल रही थी, उसके हिसाब से हमें ये सब दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो दैट्स मोर ऑफ अ डॉक्टर्स डिसीजन, पर इस तरह की दवाइयाँ होती है। पर सबसे हमें दवाइयों का कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई तो 10-12 दे दी, वो भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम आता है जब डॉक्टर ने इंसुलिन बोला। अब इंसुलिन इज इट द लास्ट स्टेज? तो मैं एक चीज आपको साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द लास्ट स्टेज। ये कोई कैंसर नहीं है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है। दिस इज वन मोड ऑफ थेरेपी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो 5 साल, 10 साल या 15 साल पे एक ऐसी नौबत आती है जब आपके बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, वो टाइम पे आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। और इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो फ्रॉम डे फर्स्ट उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर जो टाइप 2 डायबिटिक है और अगर उसको प्रेगनेंसी रह जाती है तो इंसुलिन देना पड़ता है। अगर उनको कोई सर्जरी करनी है तो इंसुलिन देना पड़ता है। और उनको अगर कुछ अटैक आया या यूरिन में इंफेक्शन हुआ या न्यूमोनिया हुआ, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी इंसुलिन देना पड़ता है। और खास करके जब ऑलरेडी 3-4 दवाइयों का डोज लेके भी अब शुगर 200-300 ही रह रहा है, तो कोई दवा ऐसा जादू नहीं करने वाली है एक्सेप्ट इंसुलिन। वैसी कंडीशन में हमें इंसुलिन देना ही पड़ता है। इंसुलिन से हम लोगों को डर क्यों लगता है? ओनली फॉर 2 रीजन। ऐसा नहीं कि हम लोगों को इंसुलिन से कुछ ऐसे, क्योंकि जब से हम लोग छोटे होते हैं ना, आपके घर में आप काफी सारे सीनियर लोग हैं, आपके पोते पोतिए होंगे, चुपचाप ये कर ले वरना डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना। फ्रॉम डे फर्स्ट हम लोगों को ऐसे ही सिखा कि इंजेक्शन से डरो, और वो 80 साल के होते हैं तब भी हम लोग डरते रहते हैं। ये डर को निकालना है। एंड डोंट टीच योर चिल्ड्रन लाइक दैट, क्योंकि अभी तो 65 मिलियन है, पता नहीं आगे जाके डायबिटीज कितना होगा, क्या होगा। डोंट टीच योर चिल्ड्रन कि इंजेक्शन से डरो। इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, उससे डराओ मत, जब जरूरत है तब लो। दूसरी चीज,
इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं तो लोग ऐसा है कि मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरा ब्रेन खराब हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली किडनी खराब इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जब तक अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होती तब तक इंसुलिन चालू करने के लिए रेडी होते ही नहीं है। अदरवाइज अगर वो सेफ नहीं होता तो प्रेगनेंसी में हम लोग क्यों इंसुलिन देते हैं दवाई के बदले? अगर वो सेफ नहीं होता तो 6 साल के टाइप 1 डायबिटिक को क्यों इंसुलिन देते हैं? बिकॉज दैट इज सेफेस्ट। सब ओरल टैबलेट से भी अगर सेफ है तो इंसुलिन है, इसलिए इंसुलिन से डरने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेनेवर इट इज, ऐसा नहीं कि सबको नीड है, पर व्हेनेवर इट इज नीडेड यू हैव टू टेक दिस। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें कि अगर आप बीमार हो तो आपको अपने जो भी डॉक्टर, ऐसा जरूरी नहीं कि आप डायबिटोलॉजिस्ट या हमारे जैसे हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास ही जाओ। अगर आपको बुखार आया है आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो उनको इतना पता होना चाहिए कि आपकी दवाई क्या चालू है या इंसुलिन क्या चालू है, और आपका खाना पीना दवाई का डोज उस हिसाब से सेट करना पड़ सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यात्रा संबंधी सुझाव, क्यों अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशल अगर आप इंसुलिन लेके जा रहे हो तो उसको थोड़ी ठंडी जगह पे रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फ्रिज में ही रखो, पर नॉर्मल से थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर रखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। दवाई अगर आप घूमने जा रहे हो, दिवाली में घूमने गए और दवाई घर पे भूल के जाओगे, नहीं चलेगा। यू हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर डोज। आप जितने दिन रहने वाले हो उससे 2-4 दिन या 1 हफ्ते की दवाई ज्यादा लेके जाओ कि कहीं पे कुछ मिसप्लेस हो गया, बिगड़ गई, आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये लोग रूटीन में नहीं करने की वजह से कितने हॉस्पिटलाइजेशन तो इसी वजह से होते हैं डायबिटिक पेशेंट में। इसके अलावा वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाइपोग्लाइसेमिया। और जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज देखी होती है कि व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे कि हाई शुगर खराब है वैसे लो शुगर भी खराब है। और लो शुगर मतलब क्या? अगर 70 से नीचे, 70 के नीचे अगर आपका शुगर जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। पता कैसे लगेगा? एकदम चक्कर आ जाना, घबराहट हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा लगे कि बस मैं कुछ खा लूं वरना मैं मर जाऊं या मर जाऊंगी। तो दिस इज द कंडीशन कि आपको लो शुगर हो सकता है। और ऐसी टाइम पे कुछ भी मीठा खा लो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मीठा मतलब क्या? कैडबरी की चॉकलेट नहीं। मीठा मतलब ग्लूकोज या शुगर या फ्रूट जूस कि जो शरीर में जाके फटाफट डाइजेस्ट हो जाए। वो कैडबरी की चॉकलेट को डाइजेस्ट होते आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में तो आपका शुगर और डाउन हो जाएगा। तो जब भी किसी को लो शुगर हो, गिव ग्लूकोज, शुगर या फ्रूट जूस। अगर नहीं अवेलेबल है तो यस, आपको कुछ जो भी अवेलेबल है वो देना है। तो इफ इट इज अवेलेबल ऑलवेज गिव दैट। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैरों की देखभाल। जैसे कि मैंने बताया कि एम्पुटेशन, पैर कटना मैक्सिमम डायबिटीज की वजह से होता है। और हम लोग सबसे ज्यादा कम ध्यान अपने पैरों पे देते हैं। अपने मुंह को 10 बार देखिए कि थायराइड की ग्लैंड, जैसे अजय जी ने बताया कि अजय जी ने ये बताया कि ग्लैंड यूजुअली कैंसरस होती नहीं है, तो छोटी छोटी गांठ को रोज आईने में देख देख के परेशान होते रहते हैं। पर जो डायबिटिक पेशेंट वो अपने पैरों पे ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी वजह से परेशान होते हैं। क्या परेशानी हो सकती है कि आपकी पैरों की नसों में प्रॉब्लम होने की वजह से, सूनापन आने की वजह से आपको पता नहीं लगता कि क्या हुआ, चोट लग गई और उसमें से गैंग्रीन भी हो सकता है, या अल्सर होके पैर में पस हो सकता है। ये ना हो उसके लिए रोज अपने पैरों को जांचे। खास करके आप जब भी नहाने बैठे हो तब थोड़ा पैर मोड़ के देख लो कि भाई कहीं पे चोट तो नहीं लगी है। दूसरा, अपने नाखून अच्छे से काटे, क्योंकि सेंस नहीं होने की वजह से एक पैर के नाखून दूसरे पैर को काट सकते हैं, वहां पे अल्सर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि डायबिटीज में पैरों की नसों खराब होने की वजह से ड्राइनेस होती है, तो थोड़ा मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करना जरूरी है। चौथा, फुटवेयर फिटिंग में होना चाहिए, स्टाइल का नहीं। डायबिटिक पेशेंट होके 5 साल डायबिटिक हो गया, स्टाइल को जाने दो। जो आपको कंफर्टेबल फुटवेयर है वही पहनो, और स्पेशली शाम के टाइम पे ही फुटवेयर लेने के लिए जाओ, क्योंकि वो टाइम पे आपका फुट का डायमीटर मैक्सिमम रहता है। वरना टाइट शूज पहनने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और कैसी चीजें हो तो आपको अपने डॉक्टर को एकदम जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। अगर पैरों में सूजन आ जाए, या पैरों में कहीं पे अल्सर हो, या पैरों में कहीं से पस निकल रहा हो, या ऐसे रेड मतलब पैर रेड हो जाए, मतलब जिसको हम चक्कर में बोलते हैं, उस टाइप का हो जाए, रैशिश,
हम मेडिकल टर्म में रैशेस बोलते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है तो अपने डायबिटीज के या अपने जो जनरल डॉक्टर है जिनको जल्दी से जल्दी आप बता सकते हो उनको दिखाइए। इसके साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, सर मेरा पीपीबीएस तो ठीक है 180 आया पर यूरिन में 4 शुगर है। यूरिन में 4+ शुगर का कोई मतलब नहीं है। गुजराती में कहावत है कि कुआं में हो तो हवाड़ा में, मतलब अगर मेन स्टोरेज में है तो वो वहां से आएगा नीचे। मीन्स इफ योर ब्लड शुगर इज हाई देन ओनली योर यूरिन शुगर इज हाई, अदरवाइज यूरिन तो टॉयलेट में चला जाने वाला है, वो 4+ से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको नुकसान वो ब्लड शुगर से होने वाला है। सो अगर यूरिन में +4 आता है तो आप एवरेज शुगर का रिपोर्ट एक HbA1c आता है वो करके देखिए कि वो कंट्रोल में है कि नहीं। अदरवाइज ब्लड शुगर से डरिए और जब भी चेक करो ब्लड शुगर चेक करो, और यूरिन शुगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद ऐसी दवाई हमारे मार्केट में आने वाली है कि जो ब्लड में से यूरिन में शुगर निकाले, मतलब +4 क्या फिर तो +6 और +7 आएगा यूरिन में, एंड दैट डजंट कैरी एनी वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप शुगर चेक करो, ग्लूकोमीटर भी अगर घर पे रखा है, अगर स्पेशली आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा हो या आपका शुगर ज्यादा अप डाउन हो रहा है तो इट इज बेटर कि आप ग्लूकोमीटर घर पे रखो और उसका डेली रिकॉर्ड रखो। ऐसा नहीं कि वो ग्लूकोमीटर में, क्योंकि ग्लूकोमीटर वाले भी क्या करते हैं, ऐड बनाते हैं, आप 20 रिजल्ट सेव कर सकते हो, आप 1 महीने का रिजल्ट सेव कर सकते हो। अरे वो सेव करेगा वो कैसे दिमाग में उतरेगा, डॉक्टर को दिखाने जाओगे वो 1 महीने का थोड़ी देखने वाला है। उसको एक चार्ट पेन लेके भूखे पेट का, खाने के बाद का, या जो भी आप शुगर चेक करो उसको डेट हिसाब से एक पेपर के ऊपर रखो ताकि एक गुड इंप्रेशन आपके ऊपर भी क्रिएट हो और आप जिस डॉक्टर को दिखाते हो उनको भी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एडजस्ट योर डोज, वो उस हिसाब से आपका डोज एडजस्ट कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डायबिटीज कंट्रोल कौन करते हैं। मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं, सर आपने मेरा डायबिटीज कंट्रोल कर दिया। नहीं, आई हैवंट कंट्रोल हिज डायबिटीज और हर डायबिटीज। डायबिटीज आप कंट्रोल करते हो, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स या आपका डॉक्टर उसमें आपको हेल्प करता है। दिस इज लाइक टीचिंग अ साइकिल। वो जब फादर अपने सन को या बेटे या बेटी को साइकिल चलाने के लिए, साइकिल तो बच्चा ही सीखता है, वी आर हेल्पिंग। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। आपने क्या खाया, वो वाइफ आके बोलती है सर ये कुछ ध्यान नहीं रखते, ये खा लेते वो खा लेते, अरे आपको ध्यान रखना है अपना। जैसे हमारे लेक्चर की शुरुआत में बहुत राइटली एक चीज बोली कि लव योरसेल्फ। आपका हीलिंग, आपकी हेल्थ वहीं से स्टार्ट होती है, लव योरसेल्फ। आपको दूसरों को क्यों बोलना पड़ता है कि आप ये खाओ या नहीं खाओ। यू शुड नो कि मैंने कितना खाया, यू शुड नो कि मैंने एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, मैंने शुगर चेक किया कि नहीं किया। अपने आप से चीटिंग करने से क्या फायदा है। आप अपनी वाइफ को चीट कर सकते हो, डॉक्टर को चीट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को चीट सकते हो, पर अपने आप को चीट करके कहां जाने वाले हो। एंड दैट्स व्हाई दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एंड यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज एंड टेक हेल्प ऑफ अदर्स, डॉक्टर्स हो या रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो। और इसलिए कैसे चीटिंग से हमें बचना है, क्या करना है। फर्स्ट थिंग, HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर, ये हमें पिछले 3 महीने में हमारा ओवरऑल शुगर कैसे रहा वो बताता है। हर 3 महीने पे अगर चेक ना भी करो एटलीस्ट 6 महीने पे एक बार करना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है क्योंकि 450-500 रुपए तक में भी होता है, इसलिए पर एटलीस्ट साल में एक बार तो हर लोगों को करना चाहिए। दूसरा, पैरों की जांच रेगुलरली अपने हिसाब से करते रहो और कुछ भी तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखा के जांच कराओ। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, साल में एक बार कंपलसरी चेक करो। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है तो 3 महीने में एक बार चेक करो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं एक साफ चीज बताना चाहूंगा, जो लोग डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करते हैं पर कोलेस्ट्रॉल और प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी और होगी, क्योंकि ये 3 चीज एक ही डिसीज से बने हुए हैं। आप एक भाई को भाव दोगे और बाकी 2 को नहीं दोगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सफर। और इसलिए ब्लड प्रेशर हर बार चेक होना चाहिए, वजन हर बार चेक होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल और यूरिन में प्रोटीन एटलीस्ट साल में एक बार चेक होना ही चाहिए। और इसके अलावा आंखों की जांच, और आंखों की जांच
कोई ऑप्टिशियन के वहां पे वो सुखाराम ऑप्टिकल्स में जाके नंबर चेक करा ले, फाइन, बट दैट विल नॉट हेल्प यू कि आपका पर्दा कैसा है। इसके लिए आपको आंख के डॉक्टर के पास, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि साल में एक बार आंखों की जांच करा करो। और ये चीज मैं इसलिए खास बता रहा हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल में कई बार हम लोग भी ये चीज मिस कर जाते हैं, और इसलिए मैं बोला यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि ये चीज करोगे तो आपकी डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल रहेगी एंड यू विल बी फाइन फॉर लाइफ। इसके अलावा रेगुलर मेडिसिन ले, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पैरों की अच्छे से देखभाल करें, और दांत में भी कुछ तकलीफ हो तो अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ये दांत की प्रॉब्लम बहुत हानिकारक होती है। एंड अलोंग विद दैट स्मोकिंग, अल्कोहल इज ऑलवेज इंजरियस, स्पेशली स्मोकिंग। इसलिए अगर आप डायबिटिक हो तो इन सब व्यसनों से दूर रहिए, और जितना हो सके कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। दैट विल हेल्प यू टू लिव हेल्थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुगर नॉर्मल कितनी है? अगर भूखे पेट की शुगर 100 के नीचे है और खाने के बाद की शुगर 140 के नीचे है, दैट इज योर नॉर्मल शुगर। और कोई भी शुगर 200 के ऊपर है, दैट इज नॉट नॉर्मल। कई बार लोग आके मुझे बोलते हैं कि सर अभी मेरा शुगर बढ़ गया है। कितना बढ़ा? तो कि सर 350-400 रहता है। लास्ट ईयर तक तो कंट्रोल था, फिर उनकी पूरी फाइल देखते तो कोई शुगर 200 के नीचे होता नहीं है। मैं बोलता हूँ अभी आपका तो शुगर 200 के नीचे नहीं सर, पर पहले 200 ही था, अभी बढ़ के 300 हो गए। पर देयर इज नो नॉर्मल शुगर बियॉन्ड 200। 200 के ऊपर कोई शुगर नॉर्मल नहीं है। और खाने के बाद का शुगर 180 के नीचे रखना है, और भूखे पेट का शुगर एटलीस्ट 140 के नीचे तो रखना ही है। तो दैट इज अवर गोल। बहुत कम पेशेंट में ऐसा होता है कि भूखे पेट का शुगर खाने के बाद के शुगर से ज्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग वो HbA1c करके देख लेते हैं। अगर HbA1c कंट्रोल में है तो फिर उनको ट्रीटमेंट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज भूखे पेट का शुगर 140 से कम और खाने के बाद का शुगर 180 से कम होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, फॉर गुड डायबिटीज कंट्रोल, शुगर अगर अच्छा कंट्रोल करना है तो पहली चीज है, जैसे ही शुगर आता है कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर। वो क्रोध, भय, नाराजगी, एक्सपेरिमेंटल मॉडल में ना पढ़ के प्रॉपर एडवाइस लो। सेकंड थिंग, जो भी मेडिसिन आपको दी है वो ठीक से लो। पर सिर्फ मेडिसिन लेने से कोई पर्सन हेल्दी नहीं होता है, फिट नहीं रहता है, वो कंट्रोल होता है। उसके साथ हेल्दी रहने के लिए आपको ये 2 पिलर, डाइट एंड एक्सरसाइज को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ये चारों चीजें बैलेंस होती है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, डाइट भी और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं, मेडिसिन भी अच्छे से लेते हैं, पर रेगुलर चेकअप नहीं करते, तो उनको कोलेस्ट्रॉल कितना है, पैर में क्या तकलीफ हुई, बीपी कितना रहता है, पता ही नहीं होता। सो ऑल 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू हैव ऑल दीज 4 थिंग्स, इवन विद डायबिटीज यू कैन लिव अ हेल्थी लाइफ। अब जितने हाथ ऊपर नहीं हुए थे उनके लिए दिस इज लास्ट थिंग, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। सो नेक्स्ट टाइम अगर सेमिनार हो तो 100% 2 माला चढ़ के आएंगे, एक्सेप्ट जिनको सही में हार्ट की या पैर की तकलीफ है और डॉक्टर ने मना किया है, देन दिस विल हेल्प यू 100%। 2 माला चढ़ के आएंगे। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन चालू कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए कोई क्वेश्चन थायराइड डायबिटीज से रिलेटेड, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई आपको दवा में कोई दिक्कत आ रही हो? फिर चल नहीं रहा, चालू है। हेलो नमस्ते। कुछ भाई बहन जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी सेशन होता है। आपको भी यदि सेम समस्या है तो कोई भाई पूछता है तो उसका समाधान होता है। केवल 10 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। कृपया बहुत शांति के साथ बैठें। आप इतना समय निकाल करके आए हैं, इस समय का सदुपयोग करें। कृपया जाए नहीं, 10 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम हम समापन करेंगे। सबसे पहले मैं अजय जी से पूछना चाहूंगा
कि TSH का जो लेवल होता है थायराइड के पेशेंट्स के लिए, वो ऐसा कहा जाता है कि 6 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए और डोज को मेंटेन करना बिल्कुल चाहिए। सही बोला। तो मेरा प्रश्न ये है कि डोज लेने से उसको 1 या 2 के आसपास रखना चाहिए, 3 के आसपास रखना चाहिए? वैसे तो देखो नॉर्मल रेंज में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ जैसा आपने बोला 2 की तरफ रखें तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा है और बेटर है। परंतु अगर मान लो अगर आपका 4 भी आता है तो आप ये नहीं सोचे इस डॉक्टर का इलाज ठीक नहीं है, पर हाँ 2 रहे तो ज्यादा अच्छा है। पर आप इतना ज्यादा माइंड नहीं करते हैं उसका इतना, पर ये हम प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का। प्रेगनेंसी में हम थोड़ा लोअर साइड की तरफ रखते हैं, 2.5 के नीचे ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर हम ज्यादा डोज देंगे ना तो ये थोड़ा ज्यादा दबता है, तो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आम आदमी में जैसे आप हैं, मैं हैं या और अपने हैं, तो इतना ज्यादा भी उसको माइंड आपको नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, फिर लो रखे तो ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछना पड़ा कि दवाई लेने से 50 एल्ट्रोक्सिन या 75 एल्ट्रोक्सिन लेने से लेवल तो 2 या 3 जितना मेंटेन करना चाहो उतना रह जाता है, लेकिन फटीग लेवल और मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, तो कुछ आपका क्या है उसमें? ये फटीग का जो इनका पेशेंट है, मैंने ये देखा काफी, वो काफी फटीग वगैरह कंप्लेन करता ही रहता है। अगर आप लेवल बढ़ा भी देंगे, समझो आपने 1 कर दिया, समझो आपने 0.5 कर दिया जो कि नॉर्मल है, तो भी शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी फटीग में कोई इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं आएगा। इस फटीग के लिए इन्होंने T3 एक और एक हार्मोन भी इन्होंने सोचा था कि उसको जोड़ दें तो फटीग लेवल थोड़ा कम हो जाए। ऐसा फटीग लेवल भी कम नहीं हुआ, परंतु इस फटीग लेवल के लिए मैं और ये कहना चाहूंगा कि इससे तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कीजिए। आपका हीमोग्लोबिन लेडीज का 11, 12, 13 हो, जेंट्स का थोड़ा ज्यादा हो। कैल्शियम का लेवल आप चेक कीजिए। आजकल विटामिन डी, हम सब लोग शाकाहारी हैं तो मेजॉरिटी हम विटामिन B12, विटामिन डी का लेवल चेक करें, तो उस फटीग को थायराइड से नहीं कोरिलेट करके उस चीजों से ज्यादा कोरिलेट करें, और या फिर कोई और दूसरी बीमारी ढूंढें। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा उसका डोज बढ़ाना चाहिए। मेरा थायराइड 7 हुआ है। हेलो, हाँ मैडम, पीयूष भाई को पूछना ये चाहता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है? मैं 100 mg की टैबलेट हर रोज सुबह हाँ तो आप बहन आप 100 की लेती हैं, फिर भी दवा पे डोज बढ़ जाता है। इसका देखो 1 या 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपका अगर वेट बढ़ जाता है ना तो डोज बढ़ जाता है। मुख्यतः ये 2 माइक्रोग्राम पर केजी जो एडल्ट के अंदर होता है, ये बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपका वजन बढ़ेगा ना तो थोड़ा डोज बढ़ सकता है। और तो विशेष और कोई कारण नहीं होते हैं, या आपने दवा की ब्रांड बदल ली हो। एक बार हमको वही पर्टिकुलर ब्रांड ही, जैसे एल्ट्रोक्सिन हमने पकड़ ली तो वही पकड़े रहना चाहिए, ब्रांड नहीं बदलनी चाहिए। कई बार ब्रांड बदलने में भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। तीसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेरिएशन आया तो इतना ज्यादा नहीं हो, थोड़ा सा डोज का डॉक्टर से कह के थोड़ा सा सेटल कर ले, इतना ज्यादा उसके पीछे भी पड़ने की जरूरत नहीं है। मेन एक वेट का ही रहता है। पीयूष आपको पूछने का है। हाँ सर बोलिए। मेरा 66 વર્ષની મારી ઉંમર છે અને મને ફાસ્ટિંગ આપણે ભૂખ્યા પેટનું સવારના 180 જેવું રહે છે અને બપોરે જમ્યા પછીનું 280 અને રાત્રે જમ્યા પછીનું 190 રહે છે અને હું સવારે ઇન્સ્યુલિન 30 યુનિટ લઉં છું અને સવારે બપોરે જમતી વખતે અને રાત્રે જમતી વખતે જીટામેટ 50-50 લઉં છું, એક ટેબ્લેટ। તો इंसुलिन 2 वक्त करवानी जरूर है। ओके, हाँ, तो ये दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि मोटा भाग में इंसुलिन जितना ज्यादातर हम लोग इंसुलिन देते हैं वो 30-70 मिक्स, और वो एक बार लेने से 24 आवर गुड कंट्रोल नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इट इज बेटर, या दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ जीटामेट ले रहे हो तो दोपहर का शुगर कंट्रोल हो, वैसे दूसरी टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। इंसुलिन कैसे लेने का मेरे 20 યુનિટ સવારે લેવો તો બીજું 8 યુનિટ રાતના લેવો જોઈએ। રાતના કેટલા વાગે જમતી બિફોર ડિનર, ઓકે ઓકે, બિફોર બ્રેકફાસ્ટ, બિફોર ડિનર। થેન્ક યુ સર। હવે આની પહેલા 3 વર્ષ પહેલા મેં તમારી પાસે આવી। हेलो हेलो, डॉक्टर पीयूष देसाई। कपालभाति करने से डायबिटीज कंट्रोल होता है? See, any exercise will help you to reduce your sugar। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, पर जब योगासन की बात आती है, सबसे पहले योगासन का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या है कि वो स्ट्रेस रिलीव करता है और आपका स्ट्रेचिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। पर देयर इज वन सॉर्ट ऑफ योगा दैट इज कॉल्ड पावर योगा, जिसमें कपालभाति, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका आते हैं, जिसमें कैलोरी लॉस ज्यादा होता है। तो यस,
वो भी रेगुलर करने से फायदा होता है, पर उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो या हार्ट की तकलीफ हो तो आई वुड लाइक टू अवॉइड कपालभाति। थैंक यू। भाइयों बहनों, एक मिनट, आपके प्रश्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि थोड़े ब्रॉड प्रश्न पूछें। जो व्यक्तिगत प्रश्न है वो क्लिनिक में जाके आप पूछेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जो इस तरह के सेमिनार करते हैं, जैसे आप 700-800 भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने किसी बीमारी को समझा, आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, मित्रों को बताएंगे, तो एक काफी समझ एक अच्छे स्वस्थ जीवन जीने के लिए बनेगी, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बनेगी। और हम विशेषज्ञ डॉक्टरों को इसलिए बुलाते हैं कि जो बिल्कुल एक्सपर्टीज है इस मामले में, तो प्रश्न ऐसे पूछे जो थोड़े से ब्रॉड हो, जिससे ज्यादा हमारी समझ बने, हम ज्यादा व्यापक जन समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके, ऐसे प्रश्न पूछें। व्यक्तिगत जो प्रश्न है वो आपको क्लिनिक में ही जाके पूछने चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन। हेलो, अपना पीयूसी को पूछना चाहता हूँ, एक उंगली से जो खून लेते हैं तो उसका डायबिटीज कुछ अलग आता है, और बॉडी से दूसरी जगह से लेते हैं उसी टाइम तो वो भी अलग आता है। देखो, हमारा जो उंगली से ग्लूकोमीटर से जो ब्लड चेक करते हैं दैट इज कैपिलरी ब्लड, और हम लोग जो लेबोरेटरी में देखते हैं दैट इज वीनस ब्लड, मतलब यहाँ की नसों का ब्लड, और वो दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस होता है। और 20% मतलब 100 हो तो 20 का, अगर आपका शुगर 300 हो तो 60 का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए लोग बस ऐसे जनरली बोलते हैं ग्लूकोमीटर से ठीक नहीं दिखाता, वो वही बोलता है जो उसको रेगुलर चेक नहीं करता। ग्लूकोमीटर के ऊपर महावीर, केयर, ग्लोबल, ट्राइस्टार, जितनी भी सूरत की हॉस्पिटल है, जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो सबका शुगर ग्लूकोमीटर के शुगर से मैनेज होता है। तो आपका घर का ग्लूकोमीटर क्यों गलत दिखाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड थिंग कि ग्लूकोमीटर यूजेस में प्रॉब्लम क्यों आता है? बिकॉज इट्स अ डिजिटल मशीन। अगर आपका LG या सैमसंग का टीवी भी अगर खराब हो सकता है तो वो ग्लूकोमीटर भी डिजिटल चीजें है। सैमसंग या आईफोन खराब हो सकता है, ये भी एक डिजिटल मीटर है, हो सकता है कि वो खराब हो, तो आप उनकी कंपनी के जो कस्टमर केयर में है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बहुत कॉमनली डन मिस्टेक कि वो जो स्ट्रिप रहती है, वो स्ट्रिप का डिब्बा खोलते हैं, स्ट्रिप निकालते हैं, फिर प्रिक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, फिर लास्ट में वो डब्बी बंद करते हैं। मतलब मिनिमम 10 to 15 मिनट्स वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती है, और हमारे यहाँ की गर्म ह्यूमिड एयर की वजह से वो स्ट्रिप के अंदर का जो केमिकल है वो खराब हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑफ ग्लूकोमीटर इज बिकॉज ऑफ दिस। तो जैसे स्ट्रिप निकालो, पहले डब्बी बंद करो, फिर चेक करो। सर, मेरा FPS 120 रहता है, FPS। एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलर, लेकिन मैंने शुगर बंद करी और शुगर फ्री चालू कर दी है। कुछ मेरे रिलेटिव इसको अच्छा बताते हैं, कुछ इसको हार्मफुल बताते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? शुगर फ्री जो नहीं है, जैसे कि सुक्रेलोज, शुगर फ्री नेचरा करके आती है, दूसरा स्टीविया प्लांट में से बनी शुगर फ्री, जिसको शुगर फ्री हर्बिविया बोलते हैं, स्टीविया और सुक्रेलोज, दिस टू आर सेफ। बाकी रहती है एस्पार्टम करके आती है, सैकरिन था पहले, बहुत साल पहले, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से शुगर फ्री अच्छी है बुरी है की कंट्रोवर्सी सब चालू हो गई। पर जो नई शुगर फ्री है वो यूज कर सकते हैं, पर एज ए डॉक्टर मैं वो चीज ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो, अगर आप बिना शुगर की चाय पीते हो, तो आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है बिना शुगर की पीने वाला। फिर अगर कोई आपको मीठा भी देगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर उसकी वजह से आप 10 और मीठी चीजें खानों से रुकेंगे। पर अगर आप शुगर फ्री लेके वो टेस्ट जारी रखते हैं तो आपको स्वीट खाने का मन होता है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू अवॉइड शुगर फ्री। पर बहुत कुछ लोग इतने एडमेंट होते कि नहीं मुझे तो कुछ यूज करना है, देन शुगर फ्री सुक्रेलोज या स्टीविया प्लांट यूज करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को और बच्चों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को और छोटे, और जो टाइप 1 डायबिटिक है बच्चे हैं, नेवर यूज शुगर फ्री। सर जी, जिनको मैं पूछना चाहूंगा, जिनको 10-15 साल से डायबिटीज है, उनका फास्टिंग 140-50 और खाने के बाद का ये करीबन 250-300, या फास्टिंग 170-80 और 10-15 साल से है, तो ये ठीक है या इसको भी लेवल में होना है? कोई भी मतलब 10, 15, 20, 25, 30 साल हो, 200 के ऊपर शुगर सबके लिए ज्यादा है। पर
ऐसे पेशेंट में अगर फास्टिंग 140, 150, 160 तक आए और खाने के बाद का अगर 190, 180 तक रहे तो चलता है, पर थिंग इज कि आपको HbA1c देखना चाहिए। और अगर HbA1c यूजुअली हमारा गोल क्या रहता है कि 7 के नीचे रखो। अगर ऐसे पेशेंट है तो 7.5, 8 तक चलता है। रात में अगर कुछ मीठा खा लिया तो इंसुलिन की 2 यूनिट बढ़ा देगा उस दिन, या रात को अगर मीठा खा लिया और आपने इंसुलिन की 2 यूनिट बढ़ा दी, पर मुझे एक चीज बताओ कि क्या जितने भी डायबिटिक पेशेंट है सबके लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेम है? सब लोग सेम इंसुलिन का डोज लेते हैं? कोई एक 80 यूनिट लेके भी उसका शुगर 180 रहता है और किसी का 8 यूनिट लेने में शुगर 120 आ जाता है। अगर 8 यूनिट वाले ने 2 यूनिट एक्स्ट्रा लिए तो हो सकता है उसको दूसरे दिन सुबह में हाइपोग्लाइसेमिया हो, और 80 यूनिट वाले को 2 यूनिट लेने मतलब प्रसाद, अच्छा लगा, पेट नहीं भरा। That's why I did not recommend so. और वजन भी बढ़ जाएगा अगर आप ऐसे मिठाई खा के इंसुलिन लेंगे, मान लो कंट्रोल भी रहा तो इससे आपका वजन भी बढ़ जाएगा, तो आपको तो बल्कि नुकसान ही हो गया ना। और वजन बढ़ गया और आप इंसुलिन ले रहे हो, फिर हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो ये This is true only for type 1 diabetes, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में हम लोग कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग वगैरह बताते हैं कि अगर उनका इंसुलिन लेवल है तो उस हिसाब से वो, क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी इज डिफरेंट। बट जितने हमारे कॉमन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो इंसुलिन पे चढ़ते हैं, नो, फिक्स डोज ही लेना है और अवॉइड स्वीट्स। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिसका फैमिली में पूरा हेरिडिटी है डायबिटिक का, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन में इट इज कंपल्सरी जो डायबिटिक आएगा या नहीं? देखो, डायबिटीज में अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो 30 to 40% चांस बढ़ जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में आने की शक्यता है। पर ऐसा नहीं इट्स 100% कि भाई फादर को डायबिटीज है तो अभी बच्चे को डायबिटीज होना ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। 30 to 40% चांस रहते हैं। और अगर फादर, मदर, दादा, दादी 5-6 लोग स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री तो यस, ऑलमोस्ट 70, मतलब हर तीसरे में से 2 को हो जाता है। तो उसके लिए किस एज से उन लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए? प्रिकॉशन इज डाइट एंड एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग इंसुलिन को तो पैंक्रियाज में तो उसको कुछ कर नहीं सकते, बट थिंग इज के पैंक्रियाज डायबिटीज होता क्यों, मैंने बोला कि इंसुलिन के सामने रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड इफ यू आर डूइंग, जो इंसुलिन भले कम बन रहा हो पर अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज होता है, सो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम डायबिटीज। So diet and exercise, that is true for each and every। इसलिए मैंने डाइट के टाइम पे ऐसे बोला भी, it is not only true for diabetic diet, it can be for each and every person sitting in front of you। मेरे सामने जो भी बैठे हैं सबके लिए है। Thank you very much। पैर के अंगूठे में सोनापन रहता है। पैर के अंगूठे में जो सुनापन रहता है, that is sign of neuropathy, मतलब वो शुगर की वजह से है। आपने मतलब योर डायबिटीज है तो आपको शुगर सबसे पहले तो देखो, पैर में सुनापन भले आपके उसके लिए ट्रीटमेंट करो, न्यूरो फिजिशियन को दिखाओ या डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाओ, बट इनके वो हुआ क्यों, शुगर की वजह से। तो शुगर को पहले सबसे अच्छे से कंट्रोल करो। एंड सेकंड थिंग, मैंने जैसे पैर की देखभाल बोली, वो आपके लिए अभी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ नसें ऐसी होती है जो एक बार खराब हो गई, वो रिपेयर होकर नहीं होने वाली, पर एटलीस्ट आप अंगूठा सूना हुआ पूरे पैर को सूना होने से रोक सकते हैं। और वो कब रुकेगा, अगर आप पैर की देखभाल करोगे और डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करोगे। एंड नॉट ओनली डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी, क्योंकि डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैर के लिए। हाँ, पर उसको HbA1c करके देखो कि वो 7 के नीचे है कि नहीं। शुगर भी कंट्रोल रखो, और उस सूनेपन के लिए दवा भी आती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे ना तो एक ही गोली दे देगा और आपका सूनापन एकदम ठीक हो जाएगा। इससे एकदम इतना घबराए नहीं बहन, ये कोई एक बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डॉक्टर को ये बताइए, आराम से ठीक हो जाएगा। हेलो, और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए? फ्रूट और एंड ड्राई फ्रूट्स, ओके, एंड जूस आल्सो। नो जूस फॉर डायबिटिक। जहां तक फ्रूट्स का सवाल है, देखो फ्रूट्स में क्या है कि दे कंटेन्स कैलोरी, मतलब रूटीन फूड के ज्यादा कैलोरी होती है, पर जैसे कि कम स्वीट फ्रूट है, एप्पल, अनार, संतरा, नारंगी मौसमी जो आती है, फिर नाशपाती, पीच, पपीता, ये सब फ्रूट खा सकते हैं। एक आम, मैंगो, चीकू, सीताफल, अंगूर, ये 4 चीज ऐसी है जो जितना हो सके अवॉइड करनी है। केला
अगर खाना हो तो हाफ फ्रूट खाना चाहिए। पर इफ योर शुगर इज वेरी वेल कंट्रोल, मतलब आपका शुगर अगर एकदम अच्छे से कंट्रोल है, तो महीने में 1 या 2 बार ऐसे फ्रूट खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जैसे हमारे यहाँ पे रूटीन ट्रेडिशन है कि आम के सीजन में बक्से के बक्से लाके घर पर रख दो, नो, दैट वे यू कैन नॉट ईट। एंड फॉर फ्रूट जूस एंड मिल्क शेक, बिग नो। एंड जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स का सवाल है, बादाम, अखरोट, दे आर गुड ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली काजू और पिस्ता को अवॉइड करिए। अंजीर, खजूर वगैरह थोड़े बहुत खा सकते हैं, इट्स नॉट वेरी बैड, क्योंकि देखो ये सब चीजों में क्या है, कैलोरी आपको बैलेंस करनी है। फ्रूट खाओ या ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स में फायदा क्या है कि उसमें आयरन, कैल्शियम और कुछ विटामिन भी मिलते हैं जो हमें रूटीन फूड से नहीं मिलते, सो वी हैव टू ईट सम। पर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने 1 एप्पल खा लिया तो आपको और खाने का मन नहीं होगा, पर आपने 8 काजू खा लिए तो आपको 9वां काजू खाने का मन होगा। एंड दैट्स व्हाई अवॉइड ड्राई फ्रूट्स एक्सेप्ट बादाम और अखरोट, और वो भी 2 बादाम और 2 अखरोट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए पूरे दिन। डाइट के लिए तो हम लोग सब सावधान रहते हैं, लेकिन जो डाइट की जो थ्योरी बताई, पानी के लिए जैसे खाने और पानी पीने के बीच में, और पानी पीने और खाने के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, और पानी की क्वांटिटी जैसे 2-3 एज ग्रुप के हिसाब से जैसे आपको बोलती है। देखो पानी एज ए डायबिटिक पर्सन आपको लिबरली लेना चाहिए, मतलब 2 से 3 लीटर तक ले सकते हो। पर अगर आपको किडनी या हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर पानी आपके डॉक्टर के हिसाब से, और यूजुअली 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। पर अगर किडनी या हार्ट की तकलीफ नहीं हो तो 2 से 3 लीटर पानी दिन में मिनिमम लेना चाहिए, और खाने से पहले खाने से बाद में इतना फर्क नहीं पड़ता है। हेलो सर, मेरे 35 साल से शुगर है, और जब भी मेरे शुगर लो होती है, धूप के अंदर जाता हूँ, धूप की वजह से शुगर लो हो जाती है। यदि मैं घर के अंदर बैठा हूँ, रूम में बैठा हूँ, कभी मेरी शुगर लो नहीं होती है। दैट मीन्स कि आप जब धूप में जाते हो आपको ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है। आप घर में रहते हो, ठंडी या मतलब कम गर्मी की वजह से आपका बॉडी कैलोरी कम एक्सपेक्ट करता है। व्हाट इट सजेस्ट कि आपको डोज बस उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आप जो टाइम पे धूप में ज्यादा जा रहे हो उस हिसाब से, और उससे पहले वाला दवाई का डोज एडजस्ट कर लो, दैट्स इट। क्योंकि वो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी है, उस हिसाब से डोज कम करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब जब धूप में जाने वाले हो वो टाइम से पहले जो डोज लेते हो उसको एडजस्ट करना। जैसे डोज में मॉर्निंग में लेता हूँ नाश्ता से पहले, इंसुलिन लेता हूँ, और शाम को लेता हूँ खाना खाने से पहले। नहीं, पर आप ग्लूकोमीटर से सबसे पहले तो फास्टिंग, पोस्ट लंच, प्री लंच, वो ऐसे दिन में मल्टीपल टाइम 5-6 बार चेक करिए कितना शुगर रहता है, उस हिसाब से डोज एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आप डोज कम करोगे तो बाकी के टाइम पे 200 के ऊपर चले जाएंगे। आप बाहर जाते हैं ना, जब आप बाहर जा रहे हैं धूप में, उससे पहले आप घर पे उससे पहले नापो, और उसके बाद ऐसा लगे उस वक्त आपका शुगर कम है तो फिर उस वक्त या तो आप कुछ खा के घर से निकलिए, वो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, जैसे 7-8 ईयर्स से कंटिन्यूस 100 mcg का इलेक्ट्रोसिन ले रही हो आप, का डोज चल रहा है, गुड, तो लाइक बहुत लॉन्ग टर्म तक सेम डोज चले तो इट इज फाइन कि उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? कई साल से आपका 1 साल, 5 साल, 10 साल से भी सेम डोज चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो डॉक्टर आपकी थायराइड का टेस्ट करके डोज को एडजस्ट करता है, और इस दवा से कोई नुकसान नहीं होता। ये नेचुरल, अगर जैसे नॉर्मल आ रही है 3-4 महीने से, तो नॉर्मल आ रही है तो डोज कम करना चाहिए? डोज अभी कम नहीं करना चाहिए, आपका डॉक्टर को ही बता के डोज कम ज्यादा करना चाहिए, और इस दवा का कोई नुकसान नहीं होता है। ये ज्यादा लो या कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही नेचुरल हार्मोन है, जैसा ये पानी है जो एक नेचुरल वस्तु है, वैसे ही ये नेचुरल हार्मोन है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपको इसको डरना नहीं चाहिए। कोई बहन अगर मान लो ज्यादा मात्रा में ले रही है, 200 ले रही है, कोई बहन 25 ले रही है, तो ऐसा नहीं है बहन अगर 200 ले रही है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप डॉक्टर पीयूष, करेला एक नेचुरल इंसुलिन है, और अगर हम करेले का जूस देते हैं तो डज आर व्हाटएवर इंसुलिन डोज जो हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसमें हमारी शुगर लेवल अफेक्ट होती है? करेले में नेचुरल इंसुलिन है, वो मुझे सबसे पहले से स्टडी दिखाओ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है इट्स नेचुरल इंसुलिन। व्हाई आई रिकमेंड, क्योंकि करेले में इट्स लाइक अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कि जिसमें कैलोरी बहुत कम है, तो अगर जो भी फूड आप खाते हो अगर जिसमें कैलोरी कम है तो वो आपको फायदा तो करने वाली है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि वो मीठा है तो कड़वा मीठे को कम कर देगा।
इट इज नॉट लाइक दैट। तो ऐसे करेले का जूस पीने से मुझे तो नहीं लगता, और मेरे बहुत सारे पेशेंट ने भी यूज किया, आई डोंट थिंक सो, और ऐसी कोई स्टडी भी नहीं है कि जिससे शुगर कंट्रोल हो। बट एज अ रूटीन, एज अ फूड, करेला इज एडवाइजेबल लाइक अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जैसे हम लोग हरी सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं, करेला शुड बी वन ऑफ देम। D3 की डेफिशिएंसी क्या डायबिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है डॉक्टर? क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ D3 इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ डायबिटीज सिग्निफिकेंटली, ये सही है? स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज। जो नॉर्वे, फिनलैंड, जो हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, जो यूरोप में सबसे ऊपर की ओर है, वहाँ पे धूप साल में सिर्फ 6 महीने रहती है, 6 महीने बिल्कुल धूप नहीं होती है। तो वैसी कंट्रीज में टाइप 1 डायबिटीज इज वेरी हाई। और उन लोगों ने पूरा एक बहुत बड़ा स्टडी किया था जिसमें पता लगा कि दे ऑल वर टाइप विटामिन डी डेफिशिएंट। बट जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद विटामिन डी। पर प्रॉब्लम ये है कि विटामिन डी देने से डायबिटीज एकदम रुक नहीं जाता, बट डायबिटीज के कंट्रोल में फायदा होता है। सो एज अ रूटीन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज वेरी गुड। सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहूंगी। क्या कोलेस्ट्रॉल मींस किसमें? ये ब्लड शुगर में, और उसके बाद मतलब जिसका किसी का हाई हो जाए ब्लड ये कोलेस्ट्रॉल, तो उसको क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखो, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, वजन बढ़ना, ये सब अल्टीमेटली सन्स ऑफ अ सिंगल मदर, एक ही माता के सब संतान है। इसलिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जैसे डॉक्टर अजय जैन ने अपने उसमें बताया कि थायराइड वाले पेशेंट को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मैंने बताया शुगर वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए। तो वैसे पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज शुगर, थायराइड, प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, बहुत टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 महीने के लिए कोलेस्ट्रॉल का दवाई लो, कंट्रोल हो गया फिर बंद कर सकते हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो एकदम पहले टूट मत पड़ो दवाई के ऊपर, पहले 2-3 महीने, अगर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली दवाई लेनी पड़ेगी, पर अगर थोड़ा बहुत जाता है तो पहले 2-3 महीने डाइट करके देखो। अगर डाइट से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। एक गोली रात को खाने के बाद लेनी पड़ती है, बट दैट इज लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। हेलो, मेरा सवाल डॉक्टर पीयूष से है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे कोई दवाई है जिनोविया 100 या ब्लिस्टो 4 ml, सेम कंपोजिशन की दूसरी कंपनी वही दवाई बना रही है सेम कंपोजिशन में, और रेट में लगभग काफी फर्क है, तो आपके हिसाब से दूसरी दवाई ले लेनी चाहिए? देखो, जो आप रेट और उसकी सब बातें कर रहे हो ना, बेसिकली जिनोविया था, दैट वाज अ रिसर्च मॉलिक्यूल। अभी हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि कोई भी चीज की कॉपी बनती है तो द सेम वे दे हैव मेड अ कॉपी ऑफ दिस, इसलिए थोड़ा इम्प्योरिटी और उसके इम्प्योरिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली मॉलिक्यूल इज दैट। नहीं सर, अगर ब्रांडेड कंपनी हो जैसे ग्लेनमार्क है, टोरेंट है, सिप्ला है, और उसके सामने डॉक्टर रेड्डी दूसरी वही सेम कंपोजिशन की दवाई बना रही है, दोनों में अप्रोक्सीमेट 50% का अगर रेट डिफर हो, अगर अच्छी ब्रांडेड कंपनी बना रही है और अच्छा है तो यू कैन टेक, क्योंकि ये सब दवाइयों में क्या रहता है कि जितनी भी दवाइयाँ बनती है उसमें इम्प्योरिटीज एंड अदर केमिकल स्ट्रक्चर्स आर देयर। इवन सिंपल मेटफॉर्मिन जो सबसे सस्ती है, वो भी 10 कंपनी की मेटफॉर्मिन आप लोगे, 10 कंपनी की मेटफॉर्मिन की टेक्निक अलग अलग होती है, और उसकी वजह से एब्सॉर्प्शन में और उसकी इफेक्ट में बहुत फर्क पड़ता है। बट इफ अ गुड ब्रांडेड कंपनी, यस यू कैन हैव अल्टरनेटिव। नहीं, जनरली 100 के साथ जीटा 100 mg ओके, यस। फिर भी आप अपने के डॉक्टर को बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपका डॉक्टर आपको और अच्छा ऑल्टरनेट कर दे देगा, और हो सकता है इससे भी वो सस्ता आपको कर दे, तो आप अपने डॉक्टर खुद रिप्लेस कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक केमिस्ट, आप केमिस्ट पे कैसे विश्वास कर सकते हो? तो अपने डॉक्टर को बोल दो, डॉक्टर ही कर दे देगा। डॉक्टर को अगर आप बोलोगे कि मुझे ऐसा फाइनेंशियल की वजह, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू परचेज द थिंग एंड देयर नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये प्रॉब्लम डॉक्टर से डिस्कस। सर, ये पैंक्रियास के सेल्स का ऑपरेशन हो सकता है? पैंक्रियास का ऑपरेशन, देखो पैंक्रियास के लिए ना एक स्टेम सेल थेरेपी आती है, और दूसरा जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे पैंक्रियास का ट्रांसप्लांट होता है, पर फॉर डायबिटीज कंट्रोल दोनों में से किसी के भी इतने अच्छे रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड, स्पेशली हमारे सूरत के कुछ लोग जर्मनी जाके स्टेम सेल करा के आए, और आई हैव हर्ड, और अल्टीमेटली 6 महीने बाद वो जहाँ थे वहीं पे आ गए, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी की ड्यूरेबिलिटी इज नॉट गुड। जब तक वो ट्रीटमेंट में एज अ गाइडलाइन नहीं आता है, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड कि वो अभी कराओ। हाँ, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनना है फाइन, बट द थिंग इज कि उसका
फायदा देखो, उसकी कॉस्ट देखो, और उसके बाद जो लेने वाली दवा है, जैसे कि ट्रांसप्लांट कराते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट भी लेनी पड़ती है, तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। हो सकता है उसमें और एडवांसमेंट हो, मे बी आफ्टर 5 years यू विल हैव अ बेटर थेरेपी। अगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर एचडीएल का लेवल कम है अपने नॉर्मल लेवल से, उसको कैसे बढ़ाया जाए? एचडीएल लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय जीन्स हम इंडियंस का एचडीएल लेवल वैसे भी थोड़ा कम रहता है, पर कोई भी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं है कि जो एचडीएल बढ़ाए। थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है, 3-4 पॉइंट बढ़ा सकती है, बट एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज भी काफी विग्रस करनी पड़ेगी, तभी होगा। और भी ड्रग्स आती है, पर बेटर है एक्सरसाइज, और बहुत काफी विग्रस करेंगे तो ही बढ़ेगा। सिंपल। हाँ, सिंगल नमक नहीं, दैट इज व्हाट डॉक्टर अजय जैन। मोटा नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक में भी इतना आयोडीन नहीं है, और अपने टाटा नमक सिंपल जो आयोडाइज सॉल्ट और कैप्टन कुक निरमा नमक वही खाना। बिल्कुल नुकसान नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है। आज से 100, 150, 200 साल पहले शायद कोई शुगर खाता ही नहीं था। एक प्रश्न अजय जी, ये हाइपरथायराइडिज्म प्रोग्रेसिव है क्या? और दूसरी बात ये है कि इसका कुछ क्योर मतलब इलाज मिट सकता भी है क्या? जैसे कि हमें कहते हैं कि उज्जैन प्राणायाम करने से आपको ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ स्टडीज है क्या? जैसे डायबिटीज तो थोड़ी प्रोग्रेसिव डिजीज है, और मतलब दवा का मात्रा बढ़ती जाती है, 1 गोली से 2, 2 से 4, 4 से 6, और अल्टीमेटली इंसुलिन आ जाता है। थायराइड भी ऐसे थोड़ा प्रोग्रेसिव रहता है, मतलब आप देखेंगे कि कोई पेशेंट अगर कम डोज पे है, 25 पे है, तो थोड़ा प्रोग्रेस हो सकता है, पर जनरली आप इतनी प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। जैसे उस बहन ने बोला मेरा स्टेबल है 1 डोज पे, तो स्टेबल ही रहता है, इतनी प्रोग्रेसिव डिजीज है। डिजीज का क्या मतलब होता है कि वो ग्रंथि जैसे अभी आपकी 100% काम कर रही है, तो कोई भी बीमारी होती है ना, तो वो 70% काम कर रही है, 30% काम नहीं कर रही है। इसलिए मतलब, परंतु उसमें रीजनरेशन नहीं होगा, तो रिकवरी तो नहीं आएगी, पर 70 से 60 हो सकती है, 60 से 50 हो सकती है, तो थोड़ा प्रोग्रेस होता है, पर इतना डायबिटीज का इतना प्रोग्रेस नहीं। डायबिटीज में तो जब आपको डायबिटीज आई तो 50% तो सेल टूट गए थे, अब बच्चे 50%, वो भी हर साल 5% टूट रहे हैं, तो वो तो यस इट इज ए प्रोग्रेसिव। मेरी कमाई हर महीने बढ़ रही है 10,000 से 20,000, परंतु थायराइड में ऐसा नहीं है कि एक फिक्स नहीं है कि वो इस तरह से जाएगा, इसलिए वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है और इतनी ज्यादा डेंजरस भी नहीं है, डायबिटीज के मुकाबले इतनी नहीं है, पर आपको इलाज मानता है। सर, in diabetes, patient is asked to take medicine before breakfast and before lunch. काफी बार पेशेंट विद ब्रेकफास्ट और विद लंच ले लेता है या बाद में लेता है, हाउ इफेक्टिव इज दैट? काफी सारी दवाइयाँ अभी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज मोर ऑफ अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, इसलिए उसमें ऐसा नहीं है कि दवाई आपको आधे घंटे पहले लेनी होती है, तो इन दैट समय वो बाद में या खाने के बीच में ले लेते हैं, स्टिल इट इज ओके। पर कुछ मेडिसिन स्पेसिफिकली ऐसी है कि जो आपको खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। मैनी टाइम्स इंसुलिन ऐसे हम लोग देते हैं जो खाने से आधा घंटा पहले लेने होते हैं, उसकी एक्शन वैसे ही वेस्ट आती है। तो रूटीन में तो ऐसे ही होना चाहिए, हाँ महीने में 1 या 2 बार ऐसे हुआ इट्स ओके। डॉक्टर देसाई, क्या ऐसी इंसुलिन अवेलेबल है कि एक बार लेने से 1 वीक तक इफेक्टिव? वो बीच में पेपर में आया था, 1 वीक या 1 महीने वाला भी पेपर में आया था, पर अभी तक मेरे नॉलेज में या मेरे जो यूएस के कलीग है उनके नॉलेज में अभी तक वो आया नहीं है। इट्स स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल, नॉट राइट। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसे सुबह हम लोग जो दवाई लेते हैं डायबिटीज के लिए और शाम को भी लेते हैं, कोई दिन फास्ट होता है तो सुबह दवाई नहीं ले पाते हैं, तो शाम को सुबह वाली दवाई लेनी चाहिए या सिर्फ शाम की लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, और मैंने इसीलिए बोला कि डिपेंड्स ऑन योर मेडिसिन। तो आप अपने डॉक्टर को पूछो पहले कि आप फास्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और अगर फास्ट करना है तो फिर उसके अल्टरनेटिव में क्या खाए कि जो फास्ट में आप खा सकते हो। खाना बराबर, लेकिन दवाई के लिए कुछ भी मेडिसिन रात वाली जो लेके वही लेनी चाहिए, सुबह की भी लेनी चाहिए उस टाइम? नहीं, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मुझे क्राइम करना है तो मैं चाकू से खून करूँ या? इसके साथ अपने कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को यहाँ, और मैं डॉक्टर पीयूष देसाई और डॉक्टर अजय जैन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने डायबिटीज और